पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। अपने दैनंदिन कार्य से काफी सारा समय निकाल के आप यहाँ पे आए, हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। साथ ही आज के इस कार्यक्रम के लिए नारीगढ़ स्टोर के चेयरमैन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर जी पधारे, उनका भी मैं पोलन परिवार के ओर से सर स्वागत करता हूँ। ये प्रोग्राम जिन्होंने आयोजित किया है अंबिका एग्रो, उनका भी मैं सर स्वागत भी करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने किसानों के सामने हमें प्रेजेंट होने का कुछ मौका दिया। काफी समय के बाद हमने देखा कि आज एक दूसरे का सजने धजने का जैसे शादी का माहौल होता है, वैसे देखा जाए तो आज मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र में अभी शादी भी 1-2 लाख में निपटाई जाती है, लेकिन मैं 2006-7 से गुजरात आता हूँ तो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ शादी अभी 2-2.5 लाख के अंदर ही चालू हो चुकी है। यहाँ पे हम हमारे गांव में एग्जांपल देते हैं, जहाँ किसानों के मीटिंग होते हैं तो कि हम बोलते हैं कि अगर कभी शादी देखने का आपको सौभाग्य मिले तो गुजरात जाके देखिए, तो पूरा गांव खाना नहीं बनाता है, जैसे त्योहार का माहौल आता है। तो ऐसे ही कुछ जो प्रोग्राम यहाँ पे आते हैं तो जैसे पूरे उमंग और खुशी के साथ उस प्रोग्राम में स्वागत सत्कार होता है, और वही आज भी हुआ तो मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि 2-3 साल से कोविड की वजह से हम एक दूसरे से ऐसे फिजिकली मिल नहीं रहे थे, मिल नहीं पाते थे। लेकिन अभी जैसे नॉर्मल कंडीशन हो रही है और धीरे धीरे वापस हम अपने अपने कामों में व्यस्तता दिखा रहे हैं। 2-3 साल पहले यहाँ पे कुछ किसानों के साथ हमने एक मीटिंग की थी, शुरुआती स्टेज में। उससे पहले 2006 से 2011 तक मैंने झगड़िया से लेके बीच वाले एरिया में बनाना के एक्सपोर्ट के लिए काम किया था। मैं सबसे पहले 2006 में पहला मेरा जब जॉब था तो मैं फिलीपींस गया था टोल बनाना, तो उनके साथ ट्रेनिंग लेके जब भारत की प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला, तो जब भारत आया तो भारत में सबसे पहले मुझे गुजरात का प्लेसमेंट मिला था ड्रोन की वजह से, और यहाँ पे देसाई छोटे वेजिटेबल के साथ में जुड़ा था। तो वहाँ से 2011 तक मैंने काफ़ी इंडिया में देसाई ग्रुप के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला और मैंने काम भी किया। उसके बाद हम खुद 2015 से आज तक खुद एक बनाना एक्सपोर्ट के तौर पे धरती एक्सपोर्ट के नाम से आगे आए हैं, और भारत के सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के तौर पे 2100 से 2200 कंटेनर का हर साल प्लेसमेंट देने एक्सपोर्ट का दायित्व निभा रहे हैं। अभी जो आए सब किसान हैं वो बनाना के ऊपर कुछ जानकारी चाहते हैं कि शुगर के ऊपर बनाना। सभी का ध्यान है नीचे थोड़ा सा सभी के लिए मिलती है कि थोड़ा तालियां बजाए तो वातावरण कर जाए। हम जैसे 10 लोग इकट्ठा बैठते हैं तो 10 में से 8 लोग चर्चा करते हैं, 2 लोग ऐसे बैठते हैं कि जैसे मेरा और इस चर्चा का कोई संबंध ही नहीं। ऐसे भी कुछ चेहरे दिखते हैं कि मैं यहाँ पे किसी के ओर से खींच के लाया गया हूँ, मेरा और इस दुनिया का कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर बगल में हम किसानी खेती से जुड़े हुए हैं तो कुछ चीज़ें अपने भी सुनने में आई, ज्ञान के तौर आई, तो उसका कोई नफा नुकसान होने वाला नहीं है, तो उसका फायदा ही होगा, क्योंकि हम भले ही अपनी खेती में उसका योगदान ना कर पाए लेकिन किसी को सलाह तो जरूर तौर उस पर दे सकते हैं। तो आज के डेट में अगर देखा जाए, आज जो स्थिति बनी है पूरे दुनिया में, आज हर स्टेज में कॉम्पिटिशन है। यहाँ शुगर मिल के लोग बैठे हैं, पदाधिकारी है, हर एक शुगर मिल के सामने में कॉम्पिटिशन है। मैंने हाल ही में 22 कंटेनर श्रीलंका मैंने शुगर खुद एक्सपोर्ट मेरे कंपनी से 97 रुपीज का भाव था, लेकिन उनकी करेंसी इतनी टूटी थी कि मैं 37 रुपीज भी मैच नहीं कर पाया। इतने हालात खराब है।
इंटरनेशनल मार्केट में जब हम एक्सपोर्ट के लिए आते हैं, मैं हमारे साथ जब हम ट्रैवल करते हैं, इराक करते हैं, कभी कभी ओमान करते हैं, कजाकिस्तान करते हैं, उज्बेकिस्तान करते हैं, पाकिस्तान करते हैं, तो हमारे साथ काफी शुगर इंडस्ट्री से भी सेल के लोग आते रहते हैं कंटिन्यूसली, लगातार हमारे साथ मार्केट में टकराते रहते हैं। तो हमने देखा है कि हर एक के सामने इतना बड़ा कंपटीशन खड़ा है। तो इतना बड़ा कंपटीशन आज के डेट में खड़ा है कि कोई भी बिजनेस आज इजी वे पे नहीं है। ना एग्रीकल्चर है, ना एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है, ना कोई अदर जो भी एग्रीकल्चर से परे एजुकेशन की इंडस्ट्री लीजिए, उसमें भी काफी बड़ा कंपटीशन आ गया है कि हमारे बच्चे को एडमिशन लेना है तो हमारा इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन से स्कूल या पाठशाला में ले जाए, कि हर पाठशाला बोलती है कि हमारा बेस्ट है। यानी जहाँ पहले हम ढूंढते थे स्कूल को, अब स्कूल वाले हमें ढूंढना चालू कर देंगे। हमारे बच्चे कितने वो बताते हैं कि जो कौन सी कक्षा में गया वो बताते हैं कि आपके बच्चे को 5वीं में एडमिशन लेना है, हमारे स्कूल में ले जाए। तो हम भी कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा भी 5वीं कक्षा में जाने वाला है, तो वो हमें ध्यान देते हैं। तो इतना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा कलेक्शन का काम आज ग्लोबलाइज मूवमेंट में जो चल रहा है, इसी के तहत में आज जैसे शुगर मिल के सामने एक बताए तो एक कॉम्पिटिशन है कि जल्दी नजदीक वाले एरिया से कैसे रिकवरी बढ़ाया जाए, नजदीक वाले एरिया से जितना भी रिकवरी बढ़ाई जाए, जितना जो टनेज बढ़ाया जाए, तो शुगर अच्छे लेवल पे चले। जैसे महाराष्ट्र में अभी वेस्ट महाराष्ट्र जोन में जो काम करने वाले शुगर मिल है, उनको 15 से 17 किलोमीटर के बाहर नहीं जाना पड़ता है। क्यों नहीं जाना पड़ता है? तो 70-80 टन पर एकड़ के हिसाब से वहाँ का प्रोडक्शन है, 50 एवरेज है, 35 के नीचे कोई फार्मर है नहीं। तो उस एवरेज की वजह से वो 15-17 किलोमीटर से जब शुगर का कलेक्शन करते हैं, क्रशिंग करते हैं, तो शुगर मिल एवरेज में जो रेट है, जो मैनेजमेंट है, वो इजीली एडॉप्ट कर सकती है। यहाँ पे काफी बाकी वाले एरिया में हमने देखा कि बाहर से जब बाहर मैं अभी पिछले 2 साल से कंटिन्यूस कोविड जैसे ही धीरे धीरे कम हो रहा था, तो मैं जुड़ा हुआ अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट की है कि अभी मैं हम काम कर रहे हैं वहाँ पे शुगर केन और बनाना के ऊपर। तो वहाँ भी यही दिक्कत हमने देखी कि 40-45 सबसे अच्छा फार्मर प्रोडक्शन ले रहा है, एकरेज ज्यादा है, लेकिन शुगर मिल काफी कम है और दूर दूर तक है। तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले था 72 किलोमीटर का दायरा था, वो अभी गवर्नमेंट ने कम कर करके उसको खींचते खींचते 30 किलोमीटर तक अंदर ला के नई शुगर मिल अभी डेवलप करने का प्रयास जारी रखा है कि वो भी इजीली कटिंग हो, 100% उनका वहाँ पे क्रशिंग प्रोसेसिंग हो जाए। तो ऐसे हर एक बिजनेस के सामने आज जो दौर चल रहा है, ऐसा ही बड़ा दौर आज खेती किसानी में भी आ गया है। अभी ड्रिप सभी जगह पे भारतवर्ष में ड्रिप का डेवलपमेंट हो गया है। मिनिमम पानी में मैक्सिमम एकरेज डेवलप होने चालू हो गए। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल काफी बड़े तादाद से बढ़ चुका है। एग्रीकल्चर सलाहकारों की संख्या बढ़ चुकी है। दुकानदारों की जो इनपुट प्लेसमेंट स्टेशन जो है, जैसे वो हम एग्रीकल्चर शॉप होते हैं, उसकी प्लेसमेंट कार्य काफी एरिया में गाँव गली गली मोहल्ले तक बढ़ चुकी है। और इन सभी लोगों ने अपने अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के तौर पे किसानों के घर किसानों के खेत जाके उनको अलग अलग टाइप के सलाह देके उनकी खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास किया। और इससे जो लास्ट के 12-15 साल के कम फिक्सल में जो भारत की खेती में जो एवरेज में जो अचानक से बढ़ोतरी आई है, इसके चलते आज किसी भी चीज को आज सम्मानित रेट नहीं, किसी भी चीज, यानी खेती की कोई भी चीज ले लो। आज बनाना का भाव भले ही महाराष्ट्र में 2100 से 2700 रुपए क्विंटल है आज का भाव। तो आज ये है, लेकिन क्यों है? क्योंकि बीच में कुछ दिन पहले वहां पे जो हवा चली, उस हवा में जो जोरों से हवा चली, उसमें केले का बढ़जन ज्यादा हुआ, यानी केले गिरपट ज्यादा हुई और उसकी वजह से सरप्राइजिंग भाव अप हो गए। इसी साल लास्ट ईयर अप्रैल मई जून जुलाई के दरम्यान में कोविड जो ज्यादा का वापस एक जो दूसरी लाट आई थी, उसके वजह से किसानों ने रेट डाउन हो गए, इस वजह से वहां पे प्लांटेशन को कम कर दिया और एक साथ अभी डिमांड और सप्लाई की चेन टूट गई। तो पिछले अगर कुछ हफ्ते पहले देखा जाए तो केले का भाव नीचे आते आते 7 रुपए पे आया था, अभी 21, 22, 27 रुपए तक है। ये जो डिफरेंस है, इसका रीजन क्यों क्या है? क्योंकि अनकंट्रोलेबल फार्मिंग अभी भारत में देखी जा रही है। हर चीज में
अनकंट्रोलेबल है और अभी रिसोर्सेज बढ़ चुके हैं, तो किसी भी चीज के भाव जैसे ही बढ़ते हैं उसकी लागत बढ़ जाती है और अगले समय उसका भाव गिर जाता है। तो किसान अभी ढूंढ रहा है कि खर्चा करे कि नहीं करे, कितना करे। अभी भी आज यहाँ बैठे हुए हर किसान के मन में शंका है कि भाई इनकी बातें सुने कि नहीं सुने। सुने तो खर्चा लगता है और खर्चा लगने के बाद फसल अच्छी आती है और अच्छे आने के बाद बिकी नहीं तो क्या करें। वो दावा करने वाला कोई मायने नहीं कि वो फसल अच्छी आई तो मैं इसी भाव से एक निर्धारित भाव से उस फसल को परचेस करना चाहता हूँ या कर सकूंगा, ऐसा कोई बोलता नहीं है। तो हर समय जैसे जुए पे पैसा लगाया जाए वैसे किसान हर समय इस खुले आसमान के सामने अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, अपना जो खर्चा है वो लगाता रहता है और अपने नसीब को आजमाता रहता है, अपनी टेक्निकल रिसोर्सेज को यूज करता है, बार बार प्रयास करता है। और जैसे ही हर 10, 15, 20, 25 तरह के सलाह लेके किसान अच्छी फसल लाता है तो फिर उसको समाधान होता है, तब तक रेट बीत जाती है। और जैसे ही रेट है तब अगर फसल अच्छी नहीं आई तो वो अपने नसीब को कोसता है, कभी दुकानदार को कोसता नहीं, कभी किसी कंपनी वाले को कोसता नहीं। वो बोलता है कि यार इस साल टेम्परेचर ज्यादा है, इस साल मेरे से कुछ कमी होगी, इस साल कुछ इधर उधर की नसीब की कोई कमी होगी, लेकिन वो किसी को कोसता नहीं। लेकिन जब भाव टूटते हैं तो हम व्यापारी सब लोग कंपनी वाले पूछते हैं यार आपने ये सलाह सही से नहीं किया है, वो क्वालिटी में गड़बड़ आपने की है, अभी आपकी लंबाई में गड़बड़ है, आपकी साइज में गड़बड़ है, पत्ते कम है, कुछ ना कुछ हम उसमें खामियां निकाल रहे थे। मानने का रीजन क्या है कि आज के डेट में जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, डेवलप हो रही है। मैं जैसे 2 साल पहले हमने ऑनलाइन तरह से जब उत्तर प्रदेश में जुड़ा था तो वहाँ पे 2 करोड़ 17 लाख पौधे की बुकिंग हुई थी पूरे देश में। क्यों? पूरे राज्य में। क्यों? क्योंकि पूरे राज्य में वहाँ पे 22,000 रुपए पर एकड़ का वहाँ उन्होंने पौधों का पैसा देने का वादा दिया था। अभी 15-17 हजार में पौधे मिलते, वो 22,000 दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? कि गवर्नमेंट को जानना था कि एक्चुअल कितनी लागत यहाँ पे एक्चुअल खेतों में होती है। आज के डेट में ऐसी है, एक ही साल में वही 2 करोड़ की लागत अभी बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ की 14 करोड़ की लागत से ऊपर क्रॉस हुई। बढ़ाने की मैं बात कर रहा हूँ। इस साल अभी 14 करोड़ से भी ज्यादा पौधों की बुकिंग उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अभी आ चुकी है। अभी ये लोग इतना बड़ा जो ग्रोथ है, अभी वो लोगों की केला कटाई में 14 से 16 महीने का बीच में गैप रहता है, क्योंकि जब वहाँ पे ठंडी का मौसम आता है तो -3 तक टेम्परेचर जाता है और इस -3 के टेम्परेचर में केले में एक भी पत्ता नहीं बचता है। खाली धड़ होता है, स्टेम होता है, जो तना होता है वही बचता है, बाकी सब पत्ते निकल जाते हैं। और ऐसे स्थिति में भी वो किसान फिर एक बार उसको रिवोक करके यानी फिर उसको संभाल के फिर उससे प्रोडक्शन लेते हैं। इसमें जो समय मिलता है उनको और इसी के समय के अनुरूप वहाँ पे उत्तर प्रदेश में आज लोग 45 से 55 तक के एवरेज तक किसान पहुँच गए। अभी उनको 14 से 16 महीने लगते हैं, 40, 45, 55 किलो के भाव वजन में ढूंढ लाते हैं। हम यहाँ 11 महीने में कटाई करते हैं और 11 महीने में हमारी कटाई में हम 30-35 के एवरेज लाते हैं। 11 महीने में 35 किलो निकालना क्या, और 14 से 16 महीने में अगर 40, 45, 55 किलो निकालना क्या। एक्चुअली महीने का प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का किसान जो ले रहा है, गुजरात का भी वही ले रहा है, महाराष्ट्र का भी थोड़ा बहुत वही ले रहा है, अगर बगल के राज्य में भी वही क्वांटिटी से भी ले रहे हैं। तो अभी ये जो कंपटीशन बढ़ रहा है, आज उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले खाने के लिए उत्तर प्रदेश को गुजरात से खेला जाता था, बड़े बड़े तालाबों में गाड़ियां हर दिन निकलती थी। आज उत्तर प्रदेश बगल में बिहार, थोड़ा बहुत उत्तराखंड खुद अपनी अपनी डिमांड के स्वरूप में केला पकाना शुरू कर दिए। उनको क्या फायदे हैं? वहाँ पे जो किसान केला पका रहा है उनको अगर 60 रुपए के भाव मिले तो व्यापारी के लिए वो केला कितने रुपए का है? 2 रुपए का है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से आपका केला ले जाने के लिए 4 से 5 रुपए के भाव का खर्चा है। आज वहाँ पे 2 रुपए में अगर उसको 60 रुपए में भी परचेस करना पड़ेगा व्यापारी को, तो असल में वो केला गुजरात के कंपैरिजन में 2 रुपए का है, महाराष्ट्र में कंपैरिजन में 1 रुपए का है, और आंध्रा के कंपैरिजन में वो फोकट ही, क्योंकि वहाँ 7.5-8 रुपए किलो
ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लग जाती है। तो व्यापारी क्या करता है कि 5, 6, 7 दिन की मंडी के अलावा अगर लोकल का केला मिल रहा है तो उसको प्राधान्य देता है, क्योंकि 1-1 टन की परचेस होती है, 2-2 टन की गाड़ी में परचेस होती है, डायरेक्ट रेट में परचेस होती है, रुचि कमाता है। और इसी तरह कंपटीशन आपने अभी घर के सामने तक आके खड़ा हुआ है। हर एरिया जो हमारे लिए पिछले साल तक, कुछ साल तक हमारे लिए मौजूदा मार्केट था, उस हर एरिया में भी अभी बनाना पकाने किसानों ने शुरुआत की। और यही कारण है कि अभी ये 2-3 साल में अगर देखा जाए तो भाव ऊपर नीचे होने का प्रयास वापिस एक बार शुरू हो चुका है। इसका कारण है कि अभी अनस्टेबल कंडीशन में भी बनाना का टर्निंग शुरू हुआ है। तो इसमें भी हमें भी थोड़ा बहुत सर्वाइव करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो अक्षय भाई को मैंने पिछले हफ्ते फोन किया था कि यहाँ की एक्सपोर्ट की हालात क्या है। तो उन्होंने बोला कि अभी यहाँ की हालात ऐसे है कि क्वालिटी का कोई दूर तक दिखता नहीं है प्लॉट, जो भी है ऐसा है कि लोकल वाले ही दूर के निकाल रहे हैं, ज्यादा कोई एक्सपोर्ट में स्कोप इस साल दिखता नहीं है। तो आज अगर महाराष्ट्र के जैसा एक्सपोर्ट यहाँ भी चले तो आज महाराष्ट्र में 2100 से 2700 रुपए के भाव से केला कट रहा है, रावेल 2600-2400 के बीच में कट रहा है। आज महाराष्ट्र की सोलापुर की स्थिति आज 2200-2400 में कट रही है, और जहाँ प्रीमियम भाव एक्सपोर्ट वाले काटते हैं वो 2700 रुपए में काटते हैं। तो इस स्थिति के लिए अगर इधर भी प्रयास किए जाए तो यहाँ भी भाव बदलाव दे सकते हैं। इसके लिए क्या अनिवार्यता है कि भले ही 100 एकड़ में से भले 2 बार प्लॉट कटे, लेकिन वहां पे एक्सपोर्ट की कटिंग होने की आवश्यकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो प्रीमियम भाव देते हैं और प्रीमियम भाव की वजह से लोकल के बाकी वाले भाव भी वहां पे बने रहते हैं, बाकी वाले भाव भी बने रहते हैं। काफी किसान जो पीछे जैसे मुकेश भाई है और वो है हमारे साथ 10-12 साल से जुड़े हुए हैं, मैं किसान भाइयों को विनती करता हूँ कि आप मैं जो बताऊँ उसमें ज़्यादा रिव्यूजन करते हुए हमने कल एक मीटिंग हुई थी हमारी, हमने किसानों के कुछ सवाल किए थे कि आप अगर केले में सालों दर साल काम कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं, तो आपको बेसिक चीजें समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपके सामने जो आज की डेट में जो बेसिक समस्याएं आगे खड़ी हुई है, ऐसी कुछ समस्याएं आपके सामने हैं, तो वो आप पहले प्रस्तुत करिए, उसके ऊपर ही हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या कैसे हल हो। हम दुनिया भर की चीजें आपके सामने रखें उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन आपकी समस्या के ऊपर अगर हम ज्यादा से ज्यादा बात करें तो वो आपके कल के दिन से फायदे में आने वाली चीज मैं मानता हूँ। तो मैं किसान भाइयों को विनती करता हूँ कि वो आपकी जो आज की नीड है, समस्या है, आपकी जरूरत है, वो पहले प्रस्तुत करें या एक समस्या के तौर पे सामने आए। तो क्या समस्या आपके सामने आज के लिए कितनी है? माइक जो समस्या है उसे दूर करना एक बड़ी टेढ़ी चीज है, क्योंकि पढ़ते से पहले हमारे सामने आ रहा देखने में, अब उसको उस समस्या का समाधान सरल भी है और कितना टफ है लोग अब पढ़ते 9 फूल से वर्ड का बनवा है कि दुनिया में सबमें से 9 बेवकूफ है। 9 फूल से वर्ड कॉल बनवा है। अब इसके आगे की बात कहूँ तो जरा बुरा लगेगा। देखो विजिटर कर लो फूल पर उसको काट दो, खाली इतना ही रहेगा। अब देखो यहाँ सब किसान है, किसान का साइड बिजनेस है पशुपालन, और वो अपने जो गवर्नर हैं गुजरात के, हरियाणा के रहने वाले हैं, वो कहते हैं मेरे यहाँ 300 गाय हैं और मैंने उनको अच्छे ढंग से तैयार किया है। हर गाय में 10-12 लीटर से कम कोई दूध नहीं है और बहुत जोर लगाया जा रहा है कि खेती से खेती हो। अब हमारा जो खर्चा बढ़ता है वो सबसे ज्यादा ये खातों का और इनका ही खर्चा होता है। यदि हमारे यहाँ गाय अपने घर की और उनका मैंने अभी पेड़ लगाएंगे
एक ऐसी अपने गौशाला है, कुछ खाली जगह पड़ी थी, गाय थी नहीं, तो मैंने कोई खास बात नहीं डाला। आज उसको देखोगे तो आपके बराबर गंभीर दूध तो है, लंबा केला, बढ़िया ऊंचा मोटा, बिना खाद, क्योंकि उसमें गाय का गोबर, हाँ मैंने अमृत पानी को 2-2 लीटर एक पेड़ पे डाल दिया था, नहीं इतना बड़ा था। तो कहने का मतलब है कि ये सब किसान हैं, ये कोई भी फसल करें XYZ जो यहाँ हो सकती है, तो उसे अपनी गाय से ही कवर कर सकते हैं, उसे कुछ डालने की जरूरत नहीं, उसमें दवा भी है, वो खाद भी है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे गाय होगी, मैंने गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत रूप से लिखा है, आपको बोला है, लगाएंगे कि आज हमारे यहाँ से गाय खत्म हो रही है, और कहाँ जा रही है ये भगवान जाने। तो रिटायरमेंट करने अपनी इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमको सबसे पहले तो ये बताना चाहिए, समाज सेवा में लगना चाहिए। आप कंपनी की सेवा में लगे हुए है ना, और समाज सेवा की दोनों बात है, लेकिन अब इसमें समाज सेवा के लिए ये प्रेरित करना चाहिए, जैसे वो हमारे गवर्नर करते हैं। तो यानी आप अपने दवाइयों खातों का बचाव करें, और यही हमको सबसे ज़्यादा समस्या है, महंगी भी है और केमिकल है, और वो शुद्ध है, और वो कुदरत ने ऐसा बनाया है कि हमारे देसी गाय के पेट में ही वो गाय वायरस है जो हमारे 2 कण और 3 कण को एक कण में करता है और पेड़ को देता है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि इनको ये भी बीच में कभी बताया करो कि भाई सब गाय पालो, क्योंकि हमारे बच्चे गाय न पी के शराब पीने लगे, दूध न पी के शराब पीने लगे। 80% यहाँ ये मैं साहब को जोर दे के कहने वाला हूँ, साहब को चाहूँगा तो विचार करेंगे कि भाई इसके लिए कुछ करो। और हमारा जो तंत्र है वो तंत्र इतना बिगड़ा हुआ है कि हर गांव में दारू बेचने वाले और दारू बनाने वाले खरीदार क्यों है? 80% उसके दारू पीने लगे हैं गाँव में, भविष्य कैसा होगा? हरिओम जी, धन्यवाद। आज हमारे सामने जो स्वामी जी ने सवाल खड़े किए हैं, ये कोई अपने गांव की समस्या नहीं है, ये पूरे ग्लोबल, पूरे अपने देश के लिए, देश के बाहर की समस्या है। पूरे देश में जैसे ही हम घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, आज एक्सपोर्ट के तौर पे अक्षय जी के साथ हम अभी जुड़े कुछ समय से, तो उनको पता है कि हम जब अपनी दुनिया भर में सब जगह पे घूमना जाते हैं, घूमने जाके मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें शुरू में हाल ही में जैसे कोविड खत्म हुआ था तो इजिप्ट भी जा गए। तो मजेदार चीज ये है कि हमारे वेद शास्त्र से लेके आज तक स्वामी जी मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, हमारी पंचांग सिस्टम जो है 60 साल की है। कितने साल की है? काफी लोगों को पता भी नहीं है कि पंचांग आज 2022 का पंचांग आज से 60 साल बाद वही पंचांग, वही तिथि वैसी के वैसी चलती है। हमारे पास 60 ही पंचांग है, और 60 पंचांग का तत्व ये गैलेक्सी यानी जो ब्रह्मांड है, इसका 60वां कक्षा 60 कक्षा से घूमता है तो 60 साल बीतते हैं, और 60 साल में यहाँ पेड़ हो या ना हो या बारिश होगी, ये नेचर का फैक्ट है। बीच में ऐसा साइंस ने बताया कि जो पवन चक्की डाली तो बारिश खत्म हो गई, और उसके 2 साल बाद यानी 2005, 6, 7 में इतनी बार आई कि बारिश कहाँ से आई किसी को पता नहीं चला, तो पवन चक्की को सब भूल गए। ये नेचर समझना प्रैक्टिकली हमारे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 30-30 साल के 2 खंड है। 60 साल में 30-30 साल के 2 खंड आते हैं। इस 2 खंड में अभी जो मौसम चल रहा है, जहाँ कभी बारिश की बूंद नहीं आती थी, उसी इलाके में आज बाढ़ आ रही है। ये क्यों आएगी? आज आई है, पहले आई नहीं थी क्या? अभी आई। आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के समय के कुछ फिल्म बनी है, जैसे लगान आपने फिल्म देखी होगी, उस वक्त में भी अकाल गिरती नहीं थी क्या? उल्टा आज अकाल का
इतना हमें एहसास नहीं होता है, क्योंकि हमने वाटर स्टोरेज सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट किया और जहाँ जहाँ जगह मिले, जहाँ मौका मिले, हमने वाटर स्टोरेज सिस्टम को वहाँ पे डेवलप किया। और इसकी वजह से हमें जो आज स्थिति है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिनिमम लेवल पे सभी जगह पे अवेलेबल है। जैसे आपने सरदार सरोवर का डैम इतने बड़े लेवल पे डेवलप किया और उसका पानी 600-700 किलोमीटर तक दूर तक ले गए, जहाँ पे कभी बारिश की बूंद भी नहीं गिरती। ये डेवलपमेंट है। स्वामी जी के मत से मैं स्वीकृत हूँ कि गौशाला जो इस धरती के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर जो प्राणी है, इस प्राणी के साइंटिफिक एनालिटिकल स्टडी ऐसी है कि इस प्राणी जो भी, मैं प्राणी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं साइंस की वजह से बोल रहा हूँ। नहीं तो हम गौ माता बोलते हैं, सम्मानित करते हैं उसको, हिंदू संस्कृति में सबसे बड़ा भगवान के बाद उसको ही मानते हैं। इसकी जो गौ माता की रचना है शरीर की, इस रचना में अगर उसने पॉइजन भी खाया होगा तो उसके दूध और यूरिन में पॉइजन नहीं आता है। ये अकेली एक ऐसा पृथ्वी के ऊपर प्राणी है जिसके जो खाती है एक, लेकिन बनता है कुछ अलग। और इसकी यूरिन जो है वो एसिडिक होती है। हमारी यूरिन जो होती है, सभी प्राणी की यूरिन जो होती है वो अलग अलग होती है। इसीलिए हम उसको, उस यूरिन को, गोमूत्र को पीते हैं, तब हमारे शरीर में जो स्टोन्स, हमारे शरीर में जो क्षार यानी जो भी अनसोल्युबल चीजें बनी होती है वो धीरे धीरे डाइल्यूट करके शरीर से नष्ट करती है, खत्म करती है, ड्रेन करती है। इसलिए हर दिन हम मानते हैं, हमारा शास्त्र मानता है कि हमें हर दिन मिनिमम 100 से 150 ml क्या लेना चाहिए, गोमूत्र सेवन करना चाहिए, पानी के साथ डाइल्यूट करके लीजिए या कोरा लीजिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि एसिड का सोर्स, अगर छाछ भी नहीं पिएंगे तो चलेगा, लेकिन नेचुरल एसिड का सोर्स हमारे पास गोमूत्र है। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे स्वामी जी ने डाली कि हमारे खाद, ये जो रासायनिक खाद है, इनकी जो काफी मात्रा में चारा खर्चे होते हैं, किसान धीरे धीरे होते क्या होता है, दिक्कतों में जा रहा है। बात सही है, हमने कल की मीटिंग में भी यही बात रखी। मैं बताना चाहता हूँ जो रियलिटी है, वास्तवता है, वो ऐसी है कि हम शुद्ध खाना जिसको बोलते हैं, मैं माफी चाहता हूँ स्वामी जी की, लेकिन मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जुड़ा हुआ हूँ, ICF से जुड़ा हुआ हूँ, जो जहाँ पे हमारे देश के सारे विद्यार्थियों को स्टडी दी जाती है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, उस एग्रीकल्चर एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक्रेडिटेशन बोर्ड का मैं सदस्य हूँ। 2017 से मैं सदस्य हूँ। मैंने देखा कि हमारे साथ 39 देशों के साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं। हम हर दिन कुछ नया नया कर रहे हैं। हमारे साइंटिस्टों ने बिना पानी का गेहूं निकाला है, वैरायटी है हमारे पास, 12 वैरायटी है भारत सरकार के पास। जहाँ जब कभी अकाल गिरे, 20-20, 22-22 साल की बारिश नहीं गिरे, तो वहाँ पे वो गेहूं आपको मिनिमम खाना दे सकता है बिना पानी का, कोई पानी देने की आवश्यकता है, मिनिमम आवश्यकता। गेहूं है, ऐसे ही गेहूं के साथ साथ कॉलीफ्लावर है, फ्लावर्स है, उसके साथ पैडी है। अभी पैडी को तो आपने देखा होगा, बिना पानी की पैडी तो अभी दुनिया में सोची भी नहीं होगी किसी, लेकिन आज हमारे पास 2 ऐसी वैरायटी और डेवलप की है साइंटिस्ट ने कि वो बिना पानी की आपको कम से कम यानी 3-4 क्विंटल देगी, लेकिन बिना पानी की देगी, जिंदा रखेगी। मिनिमम पानी नहीं, जरूरत नहीं सुबह की, सुबह गिर जाए तो खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिक एक लेवल पे साइंस आगे बढ़ रहा है। दूसरे लेवल पे हमें इस चीज का क्लियरेंस नहीं है कि असल में नैसर्गिक खेती क्या है, असल में केमिकल फार्मिंग क्या है, असल में बायोलॉजिकल फार्मिंग क्या है। इस स्थिति को हम भारत की खेती के जो किसान है वो समझ नहीं पा रहे। असल में पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। जिस यूनिवर्सिटी के डीन, जहाँ पे वाइस चांसलर है, डीन है, उनके घर में भी जाके उनकी खेती उनकी देखी जाए तो उनको भी पता नहीं कि इसमें एक्चुअल में क्या करना है या आज क्या हालात है। क्यों है? क्योंकि भारत में जो एजुकेशन प्रणाली है, इस प्रणाली में हम इंफॉर्मेशन को ज्ञान समझते रहते हैं। जैसे हम एक किताब पढ़ते हैं, हमने महाभारत पढ़ी, हम हिंदू संस्कृति से बिलोंग करते हैं, हमने रामायण पढ़ी, जब पढ़ी उसको हम इंफॉर्मेशन के तौर पे लेना चाहिए। हम महाभारत जब घटाता हम थे क्या नहीं थे, महाभारत में दे दी, रामायण में दे दी, उसको हम इंफॉर्मेशन के तौर पे हमारे दिमाग में लेते हैं, इंफॉर्मेशन के तरह ही रखना चाहिए। हम गड़बड़ी क्या करते हैं, उसको जैसे मैं उस समय था ऐसे किसी को बताते हैं, अरे ऐसा ही माना होगा उसने, अरे भाई तू था क्या उस समय,
तुम इंफॉर्मेशन की तरफ बोलो था, तुम नहीं थे, वजूद था क्या आपका? नहीं था। तो उस हर एक चीज को, जैसे कि पानी का आरओ का सिस्टम, आरओ पानी में से हम क्या निकालते हैं तो टीडीएस कम करते हैं, यानी कम करते हैं कि डिजॉल्व सॉल्ट जो है, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट जो इसमें होते हैं वो सॉल्ट को हम पानी से अलग करते हैं और जो पानी का स्पेस जो है वो एयर से बढ़ा देते हैं, यानी पानी के अंदर की हवा की स्पेस को बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं आरओ। ये आरओ की सिस्टम है। अभी आरओ में से हमने क्या निकाले? सॉल्ट निकाले, डिजॉल्व सॉल्ट, जो नहीं चाहिए शरीर में, नहीं तो क्या बनेगी? पतली बनेगी, साथ ही हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पानी अगर शुद्ध यानी मिनिमम क्षार का पानी हमारे शरीर में नहीं गया तो शरीर में जो खाने के साथ जो बनने वाले प्रोटीन्स है, बनने वाली एनर्जी है, बनने वाले फैट्स है, वो सोल्यूबल कहाँ होंगे? क्योंकि पानी के अंदर स्पेस ही नहीं है। क्योंकि 1 लीटर पानी 1400 मिलीग्राम तक कोई भी सॉल्ट को सोल्यूबल कर सकता है। अभी 1900 ग्राम के टीडीएस का पानी का हम पिए तो 600 मिलीग्राम में क्या डिजॉल्व होगा? तो ये पानी हमारे सेहत के लिए खराब है। ऐसे ही पानी जमीन के लिए भी खराब है, ऐसे ही कोई प्राणी की मात्रा के लिए भी खराब है। तो हम इसको क्या करते हैं? आराम से इसमें से आरओ लगा के इसमें से डिजॉल्व सॉल्ट को अलग करते हैं, सॉफ्टनर लगाते हैं। करेक्ट है? अभी हम आपको सवाल करते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर इस वनस्पति की पैदावार क्यों है? वनस्पति का ओरिजिनल खाद है, केमिकल खाद ही ओरिजिनल खाद है। वो ना गोबर खाता है ना जैविक खाता है, ये रियलिटी है। लेकिन ये शास्त्रों में लिखा नहीं है, ज्ञानेश्वरी में लिखा है, लेकिन ज्ञानेश्वरी को कोई पढ़ के उससे एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर आते कहाँ से हैं? आते मिट्टी से ही। किसी खेतों की मिट्टी में कैल्शियम ज्यादा है, किसी खेती के मिट्टी में पोटेशियम ज्यादा है। आज जॉर्डन और ईरान के बीच की जो सब जो खदानें लगी हुई है वो समंदर के, तीनों समंदर के बीच का दायरा है, वहां पे सब फास्फोरस और पोटेशियम रिच सॉइल है, वही निकाल के हम लाते हैं और उसका ही खाद बनाते हैं। दूसरा कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं, फैक्ट्स है। अभी जब अगर प्लांट केमिकल फर्टिलाइजर के अलावा डेवलप हो ही नहीं पाता है। अभी स्वामी जी ने जैसे बताया कि मैंने गोबर का खाद डाला और पौधों में काफी बड़े डेवलपमेंट हुए। कैसे हुए? ये गोबर का खाद जब डिकम्पोज होता है, पूरी सिस्टम को समझ लो, नहीं तो हमारा भी श्रीलंका होने में दमन नहीं लगेगा। श्रीलंका में यही भूत सवाल हुआ और प्रेसिडेंट के अंदर घुस गया और उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर को बैन किया। आज लोगों को खाने के लाने पड़ गए, खुले आम लोगों का मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं? 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, पैसा होने के बावजूद। ये फैक्ट्स है, ये साइंस है, ये कोई हमारी बनाई हुई चीज नहीं है। ये पृथ्वी के ऊपर प्राणी के मन सोच के परे है। ये फैक्ट्स ऐसा है कि प्लांट जो है खाता क्या है? मिनरल ही खाता है। मिनरल यानी क्या खाता है? केमिकल फर्टिलाइजर ही खाता है। और उसी मिनरल से पृथ्वी की बनावटी को अगर देखते हैं तो 45% मिनरल्स है, 5% सेंद्रीय पदार्थ है, 25% पानी है और 25% हवा है। इस बेस से पृथ्वी बनी हुई है। अभी सबसे ज्यादा क्या है? मिनरल्स है, मिट्टी है, और ये मिट्टी के लिए तत्वों से प्लांट की ग्रोथ होती है। मैं पहाड़ी एरिया से बिलोंग करता हूँ, घूमता हूँ, मैंने देखा है आज भी हमारे पहाड़ी इलाके में शुद्ध खाना खाया जाता है। क्या खाते हैं? कंद खाते हैं। क्या खाते हैं? कंद खाते हैं। और एक का सिर इतना बड़ा है, एक को आधा ही पैर है, एक का पेड़ टेढ़ा, मुंह टेढ़ा है। हमारी इस कम्युनिटी में आज कोई आंधा भी नहीं दिख रहा है। आधे पैर वाले भी सब गायब हो गए, बड़े सिर वाले भी सब गायब हो गए। कैसे हुआ? कोई सवाल जवाब में आए? ये कैसे हुआ? ये किसने किया? ये इन खादों ने किया, क्योंकि इनमें सारे तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर को मिनिमम चाहिए। नहीं तो वनस्पति में डिसऑर्डर जनरेट होते हैं। वनस्पति में अगर डिसऑर्डर जनरेट हुए तो वही डिसऑर्डर कहाँ कैसे हो जाते हैं? अपने मनुष्य प्राणी के अनाज से हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर में भी डिसऑर्डर्स बनते हैं। एक जो जितना नहीं बढ़ना चाहिए वो बढ़ जाता है, जितना वो एक दूसरा नहीं चाहिए उतना आ जाता है। मैं किसी को रोकना टोकना नहीं चाहता, मैं इसी फैक्ट से गुजर रहा हूँ। काफी समय से मैं गवर्नमेंट के साथ भी झगड़ रहा हूँ, काफी समय से मैं पब्लिक के साथ यानी किसानों के साथ भी झगड़ रहा हूँ। क्यों झगड़ रहा हूँ? कि हर सिस्टम को पहले समझो कि फैक्ट्स क्या है। जब तक हम फैक्ट्स नहीं समझेंगे तब तक हम खेती क्या, हमारे जीवन को आनंददायी या सर्वाइवनेस में तक भी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि हर चीज हम जब खाते हैं तो ये क्यों,
ये क्यों का सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए। मैंने कल भी बताया है, कल भी एक ऐसी ही मीटिंग हुई थी, उसमें यही सवाल आया था कि अगर तमिलनाडु और केरला और आंध्रा के बाउंड्री तक खाली राइस खा के लोग जिंदा है और आपसे भी तंदुरुस्त है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे काट लो कि सर मैं झूठ बोल रहा हूँ। 120 किलो की बोरलाइन की पाइप ऐसे 120 किलो की अकेला आदमी उठा के भागता है, आपसे होगा 10 लोगों से, ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपका। मैंने कल से मैं इधर खाना खा रहा हूँ गुजरात में, तो थाली भर जाती है, इतनी सब्जियां होती है, इतना अगर अलग अलग वैरायटी का खाना हम खा रहे हैं तो हमारे पास एनर्जी का इतना कमी क्यों है, ये फैक्ट भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हम हर चीज़ क्यों की तरफ अगर जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारे सवालों के जवाब कई किताबों में नहीं मिलेंगे और कई यहाँ वहाँ भटक भी नहीं मिलेंगे। उस रूट कॉज तक हमें जाने की आवश्यकता है। जैसे ही स्वामी जी ने एक खेत में गोबर की एप्लीकेशन की, तो गोबर जब डिकम्पोज हुआ तो ये डिकम्पोजिंग के प्रक्रिया में सहभाग लेने वाले जो जैविक काम करने वाले जीवाणु यानी बैक्टीरिया और जो फंगस होते हैं, ये उसको डिकम्पोज करते करते उसके ह्यूमस जैसे 57 प्रकार के एसिड को पैदा करते हैं। और यही एसिड जमीन में जो मिट्टी में जो केमिकल मिनरल्स है इसको डाइल्यूट करते हैं, इसके कभी कभी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कभी कभी कंपाउंड बनाते हैं, और यही कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड ही वनस्पति का अनाज होता है। वो आया कहाँ से? मिट्टी से। हमारे देश में हम जब इसराइल को सामने रखते हैं तो वहाँ पे सैंडी है, सैंडी सॉइल, सैंडी लूम सॉइल नहीं है, ओनली सैंडी सॉइल है। 2 तत्व, एक कैल्शियम और दूसरा सिलिका सेलेनियम, तीसरा कुछ है ही नहीं उनके खेतों में। वैसी सॉइल होने के बावजूद भी हमारे से 16 साल पहले से वो हमारे से आगे है। हमारे साइंटिस्ट भी थक चुके कि वो बोले कि इसराइल वाले आज थक जाएंगे, कल परसों थक जाएंगे, 2 साल के बाद इसराइल की खेती बर्बाद हो जाएगी। ऐसा करते करते अभी 72 ईयर्स हो गए, वो तो बर्बाद हुए नहीं, वो वही के वही है, वो हमसे ही आगे भाग रहे हैं और हम अभी थक के उनसे ही कुछ टेक्नोलॉजी लेके आए। इरिगेशन टेक्नोलॉजी जो भी आज हमारे पास है वो देन इसराइल की है। सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो भी कुछ देन है वो भी इसराइल की है। जो हार्मोन्स टेक्नोलॉजी है वो भी ऑस्ट्रेलिया और इसराइल की कंबाइन में डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी है। तो हमने खुद ने क्या डेवलप किया? हम तो उनसे भी आज कुछ लेके 20 साल 25 साल बाद उनकी ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो अगर हम जाने तो फैक्ट्स ये है, वास्तवता ये है कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम बेसिक चीज़ों पे फोकस करने की आवश्यकता है। और बेसिक चीज़ें ये है कि खेती में वनस्पति का अनाज क्या है। जैसे गौ माता का हम पालन करते हैं, पोषण करते हैं, तो गौ माता के लिए हम चारा देते हैं, बीच बीच में आटा, उसको थोड़ा सा तेल लगा के उसके गोले बना के देते हैं। बीच बीच में खुराक में हम उसको कुछ ड्राई फीड भी देते हैं कि उसकी पूरी सेहत बनी रहे। वैसे ही अगर हमें जैसे प्राणी की खाद, प्राणी की न्यूट्रिशन वैल्यू हमें पता है, हमारी खुद की न्यूट्रिशन वैल्यू पता है, तो हमें फसलों की भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट और उसकी वैल्यू ये दोनों पता होने की आवश्यकता है। और ये जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम ऐसे ही गुमराह होते घूमने वाले हैं। कभी एक दिन ऐसा लगेगा कि हमारे पाड़ेकर जैसे लोग आएंगे, वो बताएंगे कि आप देसी खेती करो, फिर देसी खेती में लगेंगे, 2 साल 3 साल उपज बढ़ती जाएगी, जमीन में जितना भी स्टोरेज है वो हमारी देसी चीज़ें डाइल्यूट कर करके देगी, फसलें बड़ी आएगी। 3 साल के बाद हमारी ज़मीन न्यूट्रल हो जाएगी और चौथे साल हम इतने नीचे आएंगे फिर उसको सर्वाइव करना हमें मुश्किल हो जाएगा। 140 करोड़ देश की हमारी आबादी है। आज हमारे हालात ऐसे हैं, 1972 तक जब हमारी पहली हरित क्रांति नहीं हुई थी, तब तक हमारे 100 में से 3 लोग हर दिन बिना खाना खाए सोते थे। और हर दिन हमारी एवरेज देखी जाए तो 0.7% भूखमरी से मरी होती थी, यानी लोग मरते थे। आज ऐसा स्थिति है कि आज भारतवर्ष में वहाँ बिना खाए मरते थे, आज खा के मर रहे। शुगर, बीपी, यानी कितना खाना चाहिए ये नहीं है, यानी ये पिक्चर बदल चुकी है। क्यों बदली है? क्योंकि आज मिनिमम से ज़्यादा हमारे पास उपज है, ज़रूरत से ज़्यादा उपज है, ज़रूरत जितनी थी उससे हमने क्रॉस करके आगे आए हैं। हम इस सारी चीज़ों को बैलेंस करने की आवश्यकता है। स्वामी जी के मत से मैं पूरी तरह सहमत हूँ
कि हमें बैलेंस करके जाना चाहिए। केमिकल करने जाएंगे तो सॉइल की टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी, क्रॉप की टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी, और यही टॉक्सिक खाना हमने खाया तो हमारे शरीर की टॉक्सिसिटी एसिडिटी बढ़ेगी और हमारे डाइजेस्ट सिस्टम फेल होके, पैंक्रियास फेल होके, हमारे शरीर की मिनिमम जो क्रय क्षमता है वो घट जाएगी और हमें शुगर, बीपी, कैंसर जैसे रोग से भी बाधित होना पड़ सकता है। ये फैक्ट्स है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें उसको मिनिमम खाद भी नहीं देना है, नहीं तो उससे डिसऑर्डर होंगे। दोनों भी है। तो बैलेंस फार्मिंग की आज दुनिया भर में जैसे खेती की जाती है वैसे ही भारतवर्ष में भी आज बैलेंस फार्मिंग की आवश्यकता है। हमारे किसानों की एक गड़बड़ है कि हम जब केमिकल फर्टिलाइजर का सपोर्ट मिलता है मुकेश जी, तो जब हर दिन केमिकल फर्टिलाइजर ही ठोकते रहते हैं, लगातार ड्रिप हो, सॉइल हो, और एक के ही पीछे लगते हैं, और उसमें भी 4-5 साल के बाद फिर प्रोडक्शन की क्वांटिटी वही अटक जाती है और हमारा खर्चा उससे भी ऊपर निकल जाता है, फिर वहीं पे थक जाते हैं। तो इन दोनों की एक बेसिक केमिस्ट्री है। सॉइल में एक सुंदर प्रकार की दुनिया है, जैसे हम ऊपर दुनिया में सर्वाइव है, ऐसे ही जमीन के निचले हिस्से में एक सुंदर दुनिया है। और वो सुंदर दुनिया क्या है? मेरी आवाज आ रही है नीचे तक माइक लेना पड़ेगा। एक सुंदर दुनिया है। वो सुंदर दुनिया क्या है? इस सुंदर दुनिया को बोलते हैं सूक्ष्म जीव शास्त्र, और इस शास्त्र के सारे जीव, यानी जैसे देखा जाए कि हम 4 पहिए पे सोते हैं, 4 पहिए पे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं और क्यों सोते हैं? क्योंकि जमीन के ऊपर 18 इंच से 27 इंच के दायरे में जमीन से हर एक एरिया में अलग अलग एक सूक्ष्म वातावरण कक्षा है इस पूरे पृथ्वी के ऊपर, और इसी कक्षा में सारे वायरस, सारे बैक्टीरिया, सारे फंगस हैं। और हम रात के 2 बजे के बाद जब सोते हैं तो रात के 2 बजे के बाद सारे ये जो वनस्पति है वो भी खुद ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो वातावरण में ऑक्सीजन की लेवल घट जाती है, और हमारे नाक से, नोज से जितना सफिशिएंट ऑक्सीजन शरीर में जाता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, तो शरीर क्या करता है? अपने आप अपना मुंह खोल देता है, और रात के 2 बजे से सुबह 4:30 से 4:45 बजे तक हमारा मुंह खुला रहता है सभी का। ऐसा नहीं कि एक का होता है दूसरे का नहीं होता है, सभी का अपने आप खुल जाता है। क्यों खुलता है? क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन इस पृथ्वी तालाब में नहीं रहता है, क्योंकि जो भी वनस्पति है वो भी क्रॉस ब्रीडिंग करती है। क्रॉस ब्रीडिंग यानी दिन में ऑक्सीजन बाहर छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना, और रात में वही उल्टा करना, ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, और फिर हम भी वही करते हैं, और इसी के चलते कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो इसके चलते हम क्या करते हैं कि इस खुले हुए मुंह से हमारे मुंह का कनेक्शन डायरेक्ट पेट में होता है, तो अगर हम जमीन पे सोए, इस पे सोए, जमीन पे सोए, तो जो नहीं चाहिए वो हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस या वायरल इंफेक्शन हमारे मुंह से गुजर के पेट तक ना जाए, इसीलिए हम 27 इंच ऊंचे बराबर 4 पहिए पे सोते हैं। ये 4 पहिए क्यों बनाए किसी को पता नहीं, सामने वाले के घर में पलंग बनाए, नहीं बनाया, जरूरत है इसलिए बनाया। अरे बनाया क्यों पूर्वजन ने? वो पलंग पे ही क्यों सोना चाहिए, 4 पहिए पे ही क्यों बैठना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जैसी ऑक्सीजन की निचली मात्रा जो है उससे 4 पहिए की ऊपर की ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है और ग्रेविटी कम होती है। अगर आप जमीन पे सोएंगे तो आपका जो स्पाइनर है, पीछे का स्पाइनर, वो बेंड होना चालू हो जाता है, और वो बेंड होता है तो आदमी बड़ा होते जैसे उम्र ढलती है तो आदमी झुक जाता है, उल्टी पड़ता है। ये सारी बेसिक साइंस है, इसको हम नहीं टाल सकते, इसलिए हम 4 पहिए में सोते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का खिंचाव वहाँ पे कम है, ग्रेविटी ऊपर जाते न्यूट्रल होती जाती है। अगर आपने देखा होगा कि एक रोटी या कोई भी मांस का टुकड़ा हम जमीन पे डालते हैं, ऊपर डालते हैं, तो 2 दिन में तुरंत वो सड़न पकड़ के खत्म हो जाता है। वही रोटी अगर हम 2 फीट पे उठाए तो वो 4 दिन में खत्म होती है, और वही रोटी को हम 5 फीट पे ऊपर करें तो वो रोटी सूख जाएगी, सड़ेगी नहीं। समझ में आता है? तो ये वातावरण कक्षा है, ये साइंस है, ये भी एक दुनिया है। वो भी दुनिया 5 फीट तक काम करती है, 5 फीट के ऊपर हम काम करते हैं, उसके फिर ऊपर जाते हैं तो फिर उल्टी दुनिया है। तो ये साइंस है, ये स्पेस लाइफ है, ये इसको बोलते हैं स्पेस लाइफ। हर एक स्पेस, हम जब किसी को स्पेस में एक्वायरेशन करते हैं तो वो उल्टा जब रिप्लाई देता है तो काफी हमारा नुकसान होता है।
तो ऐसे ही जमीन में 45% जो मिनरल्स है, इन मिनरल में से 17 मिनरल्स क्रॉप की ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए आवश्यक है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, ऐसे कुल मिला के 17 एलिमेंट्स हैं। ये 17 एलिमेंट्स अगर हम बैलेंसली क्रॉप की उम्र के हिसाब से अगर उसको दे और उसको खाली नहीं दे, वो जमीन से राइजोस्फीयर कक्षा में पहुंचाए, तो वो आराम से अपनी डाइजेस्ट सिस्टम में लेता है, उसको डाइजेस्ट करता है और उससे खाना बना के आपको ही वापस डोनेट करता है। इस पृथ्वी के ऊपर वनस्पति अकेली एक ऐसी चीज है जो सेल्फ सस्टेनेबल है, खुद अपना सब कुछ बनाती है, उसको नेचर का जैसा है वैसा ही देना पड़ता है, यानी मिनरल्स जैसे केमिकल खनिज है वही देना पड़ता है। आज हम हर सुबह, आप समझिए, मैं स्वामी जी की क्षमा चाहता हूँ फिर एक बार, लेकिन एक फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। हम सुबह जब हमारी नींद खुलती है तब से शाम के सोने तक मिनट घंटे केमिस्ट्री के साथ खेलते हैं। सुबह हम उठते हैं, ब्रश करते समय हम जो पेस्ट लेते हैं, वो पेस्ट क्या है? एसिड की पेस्ट है। वो क्या, कौन सा एसिड है? सैलिसिलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिलाप का पेस्ट है। उसको जैसे घिसते हैं तो बेस वाली यानी आधी सड़ी हुई चीजें हैं, उसके साथ वो बेस बनाता है और उसको क्लीन करता है, उसके बॉन्ड तोड़ देता है और वॉश जैसे हम पानी लेते हैं उसके साथ वो धुल के निकल जाता है। साबुन लगाते हैं, एसिड और सोडा, एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा एसिड स्लरी और सोडा एच, 70% ऐसा एसिड और 30% सोडा। हमारे बर्तनों में, हमारे इसमें कमीज या हमारे बालों में, हमारे स्किन के ऊपर कहीं भी कोई भी धब्बा हो, उसमें अगर धब्बा एसिड का है तो उसमें से सोडा एच उसके साथ रिएक्शन करता है। अगर वो बेस यानी अल्कली धब्बा है तो उसके साथ एसिड रिएक्ट करता है और उसको साफ करता है, क्लीन करता है। कोई भी डब्बा हो तो निकल जाता है, हम साफ सुथरा महसूस करते हैं। तो हम जैसे ही सुबह की नींद खुलती है तब से सोने तक हर घंटे हर चीज में हम केमिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। जैसे कि हमने मिल्क दिया है, मिल्क में प्रोटीन और फैट है। मिल्क में क्या है? प्रोटीन और फैट है, सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट। उसको हम क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, फर्मेंट करते हैं, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। उससे क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। करेक्ट हो गया। अब फैट का क्या बना? फैट का फैट ही रहा। और जो प्रोटीन थे उसके क्या बना? एसिड बना। उसमें क्या बना? लैक्टिक एसिड बना। केमिस्ट्री है। वहाँ क्या दूसरा है? पहले जमाने में नेचुरल रिसोर्सेज से केमिस्ट्री बना के इस्तेमाल कर रहे थे, उसको बायोलॉजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, जैविक डेवलपमेंट बोलते हैं, जैविक तत्वों से बनी हुई चीजें होती है। तो हर चीज में जैसे स्वामी जी ने बताया है कि हमें बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है। बैलेंस जैसे बताया कि गौ माता जो है वो हमारे शास्त्र की सबसे बड़ी आत्मा है, हिंदू संस्कृति के टिकने का, बरकरार रहने का सबसे बड़ा आत्मा है। ये फैक्ट है। क्यों है? क्योंकि आप 100 भैंस पालो और 5 गाय पालो, दोनों के गोमूत्र और विष्ठा का कंपैरिजन इक्वल है। क्यों है? कि इनकी यूरिन एसिडिक है, तो वो 100 में जो फायदा नहीं होगा आपके 5 गायों में फायदा होगा। क्यों होता है? क्योंकि एसिडिक है और एसिडिक होने से उसका जो डायरेक्ट जैसे सॉइल में इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव में इस्तेमाल करते हैं, तो उसका डायरेक्ट रिएक्शन अल्कली के साथ होता है। और पानी, इस सारी चीजों से हम एसिडिक चीजों से फर्मेंटेशन करके या एक्सट्रैक्शन करके लेते हैं और बचने वाली चीजें अल्कली होती है। उसमें वापस जब एसिडिक कुछ चीज आती है तो वो वापस अपने खुद के नेचुरल दायरे में आ जाती है। समझ में आए? फैक्ट है। ठीक है, फिर मेन विषय के तरफ हम जाते हैं कि आज जैसे जो बारिश का दायरा दिख रहा है, ये 60 साल का समय है। सही ढंग से हमने ज्ञानेश्वरी के साथ कुछ साइंटिस्टों ने इकट्ठा किए, कुछ जो सही में संस्कृत जानते हैं, ऐसे कुछ हमें लोग मिले हैं। अभी हमने एक प्रयास किया है गवर्नमेंट के थोड़े फंड्स रिजर्व करके कि इस ज्ञानेश्वरी को पढ़ा जाए। वो ज्ञानेश्वरी लिखी थी ज्ञानेश्वर महाराज ने जब उम्र के 16वें साल में, जब वो भिक्षा मांगने गए थे। तो भिक्षा मांगने जब गए और पहले ऐसा
था, भिक्षा यानी हमारी सब कुछ अस्तित्व की बात थी। अगर मैं सामने वाले को कुछ भिक्षा नहीं दे पाऊँ तो मेरा जीवन विफल है, ऐसा लोग मानते थे। इतनी बड़ी श्रद्धा थी। एक माता के घर में जब वो गए और इतनी बड़ी अकाल की स्थिति थी कि ज्ञानेश्वर जी के पास थोड़ा थोड़ा कुछ मिला था, यानी किसी के घर में से एक टुकड़ा रोटी मिली थी, और एक घर में जब वो पहुंचे तो वहां पे कुछ नहीं था, उनको खाने के लिए कुछ नहीं था। तो वो ज्ञानेश्वर जी जब सामने गए, उन्होंने भिक्षा का पुकार किया, मंत्र पढ़ा, तो माता जी आई और उन्होंने बोला, विनम्रता से खड़ी रही, काफी समय तक कुछ बोली नहीं। तो ज्ञानेश्वर जी कंफ्यूज हो गए और उनको समझ में आया कि यार माता जी संकट में है और इनके पास कुछ है नहीं। तो माता जी ने खाली हाथ भिजना नहीं है, उनको पता था। तो उनकी जो इज्जत होती है, यानी उनका जो हम पल्लू बोलते हैं, वो पल्लू को उतार के उनके जहन में डाल दिया। तो ज्ञानेश्वर जी ने उनके पैर पकड़े और उससे वहां से उन्होंने भिक्षा मांगना बंद कर दिया और एक बड़े बड़े का पेड़ के पीछे बैठे। और वहां पे ऐसी स्थिति जब पृथ्वी के ऊपर बार बार आए कि भीषण आघात यानी अकाल की स्थिति आए, इस अकाल की स्थिति से किसानों को कैसे जीतना चाहिए, कौन से शास्त्र तत्व को इस्तेमाल करना चाहिए, उन्होंने अपनी तपस्या से वो एक स्थिति 16वें उम्र के 16वें साल में, जहाँ पे आदमी को बेसिक समझ नहीं होती है, उस समझ में वो लिखा। और उसको हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो क्या है। तो वो खेती का एक ग्रंथ है कि खेती कैसे की जा सकती है। तो उसमें एक दिखाया गया है उस वक्त भी कि वो जैसे कि बड़े बड़े जंगलों से 12 तत्वों के, 21 तत्वों के, 42 तत्वों के, 81 तत्वों के, ऐसे कुछ घटित तत्वों के वनस्पति के जड़े, किसी के स्किन यानी साल, किसी के डालियाँ, किसी का बीज का स्टेम, ये उठा के लाया और उसे जला के उससे जो मिलने वाली राखुड़ियाँ थी, वो राखुड़ियाँ को हम जैसे ही फैलाते हैं हमारे खेतों में, तो वहाँ से फसलें जोरों जोरों से डेवलप हो जाती थी। वो तकनीक क्या है, इसको थोड़ा सा हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो वनस्पति क्या है, उसके तत्व क्या है, और कुछ काफी हद तक हमें उसमें से कुछ देखना शुरू हो चुका है। तो मैं काफी चाहता हूँ कि सब्जेक्ट से थोड़ा भटक गया था, लेकिन जरूरी भी है कि हम बेसिक चीजों को जान के अगर आगे बढ़े तो हमें खेती यानी कुछ भी करने में काफी हिम्मत मिलती है, काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। मुझे ज़्यादा हिंदू शास्त्र को पता नहीं है, लेकिन जैसे स्वामी महाराज जी जैसे लोगों के चरणों में हम ज़्यादातर समय रहते हैं, सेवा में रहते हैं, तो जितना समझे हैं, समझने की चेष्टा करिए, उतना आपके सामने रखने का मैंने साइंटिफिक से रखने का प्रयास किया है। केला खेती के लिए आप सभी किसान यहाँ पे इकट्ठा आए हैं। केला खेती एक एनुअल क्रॉप है। एनुअल यानी जैसे 4 प्रकार के फसलें होती है। एक होती है मल्टी एनम यानी 1 साल से 2 साल से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा उम्र, 2 साल के भीतर कम की उम्र, उसको एनुअल क्रॉप बोलते हैं। 2 साल से ज़्यादा उम्र वाले और अनगिनत उम्र वाले में सारी फसलें हैं, जैसे चिक्कू है, बेरू है, नारियल है, सब कुछ ऐसे जो आने वाले जो झाड़ है उसको मल्टी एनम क्रॉप बोलते हैं। उसके बाद एनम क्रॉप जैसे शिरडी है, बनाना है, पपाया है, ये एनुअल क्रॉप है, एनम क्रॉप है। उसके बाद सेमी एनम क्रॉप, सेमी यानी 6 महीने से ज़्यादा और 11 महीने के अंदर, जैसे तंबाकू है, हल्दी है, अदरक है, कॉटन है, उसको हम सेमी एनम क्रॉप बोलते हैं। उसके अंदर जब आते हैं तो सीजनेबल क्रॉप बोले जाते हैं। सीजनेबल क्रॉप यानी एक ही सीजन, गर्मी तो गर्मी, बारिश तो बारिश, या ठंडी तो ठंडी, जैसे सब्जियाँ, सब प्रकार की बेसिक सब्जियाँ और सभी प्रकार के धान जो ऊर्जा देते हैं, ऐसे सभी प्रकार के धान। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है ना? ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही, थोड़ा सा तालियां बजाइए, फ्रेश आता है तो तालियां बजाइए, फ्रेश हो जाता है। कुछ समझ लीजिए, नहीं तो आप सुबह सुबह भी पेट भर के खाते हैं, गुजरात में आदत है, तो थोड़ा नींद आने की क्षमता ज़्यादा है। साथी वाले लोग हैं आप, तो बेसिक चीज़ों पे बनाना जो है एनुअल क्रॉप है। और इस एनुअल क्रॉप के इस बीच में मैं 5-6 साल से गुजरात नहीं आया था, बीच में आया तो 1-2 दिन, लेकिन इस समय में मुझे देश के बाहर और देश में अलग अलग एरिया में काम करने का कुछ मौका मिला। उससे कुछ नई बातें जो मुझे भी एक्सप्लोर हुई, उन चीज़ों से थोड़ा बनाना खेती में हमें 100% सक्सेस बनना है, तो 2-3 चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। बनाना जो है एनुअल क्रॉप है, एनुअल क्रॉप है, और इस एनुअल क्रॉप में हमें 3 प्रकार के खाद का प्रयोग करते हैं। कल में एक बड़ा सवाल था, खाद के भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और सब लोग जब किसी मीटिंग में जाते हैं, किसान लोग
मुकेश भाई, जब जब मीटिंग में किसी भी जाते हैं तो एक ही सवाल होता है, कोई दूसरा नया खाद का नाम सुनने में आए तो अच्छा है, कल से इस्तेमाल करना शुरू करो, या कोई नई दवाई बताई जाए जिसका इस्तेमाल कल से मैं शुरू करूँ, कोई ऐसी तकनीक जो शक्तिमान जैसे आए जिसका कल से मैं इस्तेमाल करूँ और सामने वाले को बिना बताए करूँ, क्योंकि कल्याण मेरा ही हो, सामने वाले का नहीं होगा तो चल जाएगा। तो ये स्थिति से हर किसान जो है हर बार नया कुछ खोजने की चेष्टा करता है, लेकिन जो पुरानी बेसिक चीज है वो उसको पता नहीं। तो केला खेती में अगर देखा जाए तो 7 तत्वों के अगर इस्तेमाल हम सही ढंग से करें तो इन 7 तत्वों के सही इस्तेमाल से हम 100% सक्सेस हो सकते हैं, मिनिमम और कम से कम लागत में, यानी कम से कम और इफेक्टिव खर्चा करके। तो 7 तत्व क्या है? तो पहला तत्व हमने कल भी बताया था कि पहला तत्व है कि 100% हमें केला खेती में सक्सेस होना है, और केला खेती में ही नहीं किसी भी खेती के क्रॉप में सक्सेस होना है। तो जिन किसानों ने ड्रिप का एडॉप्शन किया है, किसका एडॉप्शन किया है? ड्रिप का एडॉप्शन किया है, इसका ड्रिप का। तो ड्रिप के साथ बिना बेड़ का खेती ना करें, ड्रिप का पानी जो जिस तरह से एप्लीकेशन होता है, ड्रिप का पानी का एप्लीकेशन का मेथड काफी अलग है और फ्लड इरिगेशन के पानी का मेथड काफी अलग है। ड्रिप का पानी जमीन में पानी के साथ हवा का भरण करता है, और उनका जो फ्लड इरिगेशन है वो जमीन से पानी को बाहर निकालता है और खुद अंदर एंटर होता है। और ड्रिप का पानी क्या करता है? अपने साथ जितना खुद पानी अंदर जाता है उतना ही हवा को भी अंदर लेके जाता है, क्योंकि जब दूध ऊपर से नीचे गिरती है तो नीचे वाला सरफेस जो है वो सरफेस का वैक्यूम की वजह से बड़ा हो जाता है, ऊपर छोटा हो जाता है, और नीचे के बड़े प्रेशर की वजह से जो उसके नीचे जितना स्पेस है उस स्पेस से हवा भी अंदर प्रेस की जाती है, और जैसे हैमरिंग से धीरे 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 जमीन में काफी बड़ी तादाद में हवा का भरण भी हो जाता है। इसके लिए अगर आप ड्रिप की खेती कर रहे हो तो बिना पेड़ की कोई भी फसल ना लगाए, और ड्रिप किया है और नाली में लगाया है, नाली के बगल में लगाया है, प्लेट में लगाया है, कुछ समय तक हम भी इस चीज से गुमराह थे, लेकिन जैसे जैसे उस चीज के नजदीक गए, क्यों देखा, साइंटिफिकली देखा, तो समझ में आया कि हमारी गड़बड़ वही भी थी कि हम ड्रिप तो अडॉप्ट किया है लेकिन ड्रिप की ओरिजिनल तकनीक को हमने कभी समझा ही नहीं। ड्रिप की तकनीक यही है कि जड़ों की कक्षा में पानी और खाद, अब जड़ों की कक्षा में अगर पानी और खाद रहना चाहिए तो जड़ों की कक्षा में मिनिमम हवा भी रहनी चाहिए। ज्यादा हवा हो जाती है तो सारी जो जड़ें हैं, इन जड़ों के ग्रेविटिकल इफेक्ट यानी ग्रेविटिकल जो पकड़ होती है, उनकी जमीन के ऊपर की जो पकड़ होती है वो ढीली हो जाती है, और हवा यानी उल्टू अगर मूलों जड़ों के कक्षा में बढ़ता है तो वहाँ पे जो राइजोस्फीयर की कक्षा है वो टूट जाती है, और जैसे ही वो टूटती है जड़ें ढीली पूरी हो जाती है और खाना देना बंद कर देती है। आप समझ रहे हो? इसलिए अगर बनाना हो, पपाया हो तो सक्सेस होना है तो आपको सबसे पहला क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला तंत्र ये इस्तेमाल करना चाहिए कि बिना पेड़ की केली या पपई की रुपाई बुआई नहीं करनी चाहिए। अभी हम काफी लोग बोलते हैं कि हम पेड़ नहीं लगाते, क्या साफ बनाते, लेकिन बेड यानी सोने की जगह, बेड किसको बोलते हैं? जिस चीज पे हम सोते हैं उसको ही बेड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और बेड एक ऐसी चीज है जहां हम फैल सकते हैं, क्या हो सकते हैं? फैल सकते हैं, जितनी मर्जी हम स्पेस ले सकते हैं, अपने शरीर को आराम से जगह दे सकते हैं, उसको बेड बोलते हैं, उसको चेयर नहीं बोलते। चेयर में भी नींद आती है, जब कुछ ज्यादा चीजें हमारे दिमाग में नहीं घुसती तो नींद आती है, बराबर है। लेकिन बेड किसको बोलते हैं? जिसपे हम फैल सकते हैं, जिसपे हम सो सकते हैं, और इस बेड के ऊपर ही हमें नींद आराम से मिलती है। क्यों मिलती है? हमारे सारे शरीर को सपोर्ट मिलता है, और जैसे ही रेस्टिंग मूवमेंट अपने शरीर को छोटे बिंदु को मिलता है वैसे वो आपको समाधि अवस्था में ले जाता है, नींद अवस्था में ले जाता है, और हमारे शरीर की जहाँ जहाँ भी एनर्जी लॉस हुई है उसको रिफिल और
जो भी वहां से जो जड़ हुई है उसको रिकवर करने का, रिस्ट्रक्चरेट करने का काम शुरू होता है। ऐसे ही ये जो बेड है, ये बेड का आज मैं इतना घूमा हूँ कि मैंने देखा कि किसानों के बेड बनाने की तकनीक में ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। बेड ऐसा चाहिए कि एनुअल क्रॉप अगर आप लगा रहे हो तो 27 इंच टॉप चौड़ा चाहिए। कितना इंच? 27 इंच, 27 से 30 इंच, यानी लगभग 27 से 32 इंच, यानी 32 इंच यानी लगभग एनुअल क्रॉप हम करते हैं तो कुल मिला के 3 फीट चौड़ा बेड चाहिए। कितना फीट? 3 फीट। हमारा बेड कितना होता है? इतना होता है। ये बेड नहीं होता है, इसको हम पारा बोलते हैं। निकल पारा जैसे खींचते हैं, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसको हम पारा बोलते हैं। अभी इतना बेड चौड़ाई क्यों चाहिए? काफी चीज बड़ी है और जरूरी भी है, क्योंकि जड़ों का विकास जमीन में जो होता है उसकी तकनीक क्या है? जब किसी भी पौधे की जड़ 1 इंच बाहर आती है, सीधा चलती है, तो जमीन के अंदर की मिनिमम ऑक्सीजन की जो कक्षा है उससे जो बनी हुई ग्रेविटी है वो ग्रेविटी जड़ों को नीचे खींचती है और जड़ें फिर आधा इंच जमीन के नीचे जाती है, फिर 1 इंच बगल में जाती है, फिर उसको आधा इंच नीचे खींचा जाता है। इसलिए जड़ों का विकास ऐसे धीरे धीरे निचले की तरफ जाता है। और अगर हमारा पेड़ 5 या 6 इंच का चौड़ा हो, 8 इंच का चौड़ा हो, 11 इंच का चौड़ा हो, तो हम बीचों बीच में अगर पौधा लगाए तो हमें दोनों तरफ कितनी जगह मिली? इधर 5 इंच, इधर 5 इंच, इधर 5 इंच, बगल में जाते जाते 3 इंच वो नीचे जाएगा और चौथे इंच में वो जड़ जब बाहर आएगी तो उसको मिट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है? आपका पेड़ खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? पीछे पीछे समझ में आ रहा है? बाहर में मिट्टी नहीं मिलेगी तो वो जड़ें जो है वो बाहर आके देखती है कि इधर उधर मिट्टी नहीं है, तो उसके सामने का नुकीला जो चीज होता है वो नुकीला चीज कट हो जाता है और वहां वो जड़ अपना ग्रोथ यानी अपना विकास रोक देता है। और हमारा जो पेड़ है वो मिनिमम सपोर्ट यानी कम सपोर्ट पे खड़ा होता है और इसके लिए हमें टेका लगाना पड़ता है। फिर वो पवन चलता है तो ऊपर के जमीन से उल्टी पलटी करता है। साथ ही कम 6 इंच के दायरे से ही खाना मिलता है, दूसरे दायरे से नहीं मिलता है। अगर यहीं पे 32 इंच चौड़ा हो तो जड़ों को दोनों तरफ 16 इंच डेवलप होने की जगह मिलती है और बगल में वो 16 इंच जाते जाते जमीन के निचले हिस्से में वो 8 इंच आधा करके नीचे उतरते हैं और बेड खत्म होता है। जमीन से गुजर के जिस केवी की पहले जो रूट आते हैं इसको रनर रूट बोलते हैं। ये 6 से 7 रूट आते हैं और वो 9 से 11 फुट दूर जाते हैं। ये 9 से 11 फुट दूर जाने वाले जो जड़ें हैं, ये जड़ें को फिर आगे बढ़ने के लिए मिट्टी मिलती है और वो दूर तक 9 से 11 फुट तक दूर जाते हैं और फिर आपको टेका लगाने की जरूरत नहीं लगती है। क्योंकि मैंने 2006 से 15 तक मैं लगातार आ रहा था, 16-17 की भी बीच में आया था। मैंने देखा कि जिसकी फसल अच्छी है बनाना की, वो क्या करता है, मार्केट में टेका ढूंढने घूमता है। इस साल थोड़ा वजन लेना चाहता हूँ। अरे वजन तो हर साल लेना चाहिए, तो टेके की आवश्यकता क्या है? क्योंकि आपकी जो जड़न गड़न है आप देख पे लगाते हो, बाद में मिट्टी चढ़ाते हो, इससे क्या होता है कि उसकी जो रनर रूट की डेवलपमेंट है वो कभी होती नहीं और उसके लिए वो खुद की सपोर्ट में नहीं रहते। अक्षय जी महाराज आए, उनको पूछिए कि हमारे पास किसान जो है 40-45 की भी एवरेज सरासरी ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी टेका नाम की चीज देखी भी नहीं और ढूंढी भी नहीं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो बेसिक चीज है वो बेसिक चीज की है। तो बेसिक चीज क्या है? बेड, तो बेड चाहिए, बेड यानी टॉप सरफेस। उसकी हाइट में भी काफी बड़ी गड़बड़ है हमारे यहाँ। अगर बोरान जमीन है तो 4 से 6 इंच हाइट होनी चाहिए। लोग कई से सुन के आते हैं कि हाइट में क्या होना चाहिए। काली मिट्टी है तो 9 से 11 इंच हाइट होनी चाहिए और अगर बोरान जमीन है तो 4 से 6 इंच हाइट होना चाहिए, क्योंकि बोरान जमीन में जो पकड़ने की क्षमता है वो कम है और इसलिए जो रेन है, यानी आपने देखा होगा कि बोरान जमीन में पौधे तेजी से बढ़ते हैं, जोरों से बढ़ते हैं, हाइट अच्छी मिलती है, लेकिन काली मिट्टी जैसा वजन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि काली मिट्टी हेवी मेटल को पकड़ के रखती है और यही हेवी मेटल वजन के काम में काम करते हैं। जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, सेलेनियम है, सिलिका है, ये हेवी मेटल
वजन के लिए काम करते हैं, टेस्ट के लिए काम करते हैं, कलर के लिए काम करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस के लिए काम करते हैं, स्किन की जाड़ाई के लिए काम करते हैं। इसलिए काली मिट्टी की जो केली होती है इसकी स्किन भी जाड़ी होती है और उसकी वजन भी अच्छी होती है। और पीली मिट्टी के पौधे बड़े होते हैं, फसल भी बड़ी दिखती है, डूंगर भी बड़ी दिखती है, लेकिन उसका वजन उतना नहीं आता जितना काली मिट्टी में मिलता है। ये क्यों है? क्योंकि उसकी पकड़ने की क्षमता कम है। तो इस मिट्टी को देखते हुए 4 से 6 इंच पीली मिट्टी में और काली मिट्टी में 9 से 11 इंच। मैं समय तो नहीं हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, बेसिक समझ में आ रहा है। तो पहला सक्सेस होने के लिए जो बेसिक है वो बेल्ट के अलावा केला न लगाए, ड्रिप लगाओ, ड्रिप के अलावा केला करना तो आज के कंपटीशन में पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसके साथ ही साथ ड्रिप के साथ ही साथ डबल ड्रिप के अलावा भी केला पपैया ना करें। डबल ड्रिप की क्यों? क्योंकि एनुअल क्रॉप है और एनुअल क्रॉप होने से अब जब ड्रिप सेंट्रल प्लेस पे लगाते हैं तो एक जगह पानी मिलता है तो जड़ें एक दूसरी जगह से घूम के एक जगह पे आते हैं और फिर उसका बैलेंस निकल जाता है। तो हम ढूंढे कि टेका लगाने के लिए 15-16 हज़ार लगाने से अच्छा कि लैटरली 8-10 हज़ार की लगाए तो डबल ड्रिप के अलावा केला ना लगाए। तीसरी सक्सेस वाली बेसिक है कि टिश्यू के अलावा ना लगाए। अभी टिश्यू में भी इतनी गड़बड़ है, बेसिक बता रहा हूँ, टिश्यू में भी इतनी गड़बड़ है कि हमें ही पता नहीं चलता कौन सी कंपनी और कौन सा। क्योंकि एक साल एक कंपनी का बहुत अच्छा बिकता है तो दूसरे साल उसका सब सत्यानाश हो जाता है। ये क्यों होता है? कि अभी भारत में जितनी भी टिश्यू कल्चर कंपनियां हैं उनको अगर गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स लागू किए जाए तो भारत में मुश्किल से 1-2 कंपनी बचेगी। क्योंकि हर कंपनी के लिए मिनिमम 1 करोड़ पौधे का अगर लाइसेंस चाहिए तो उसको 100 एकड़ मदर प्लांट की खेती होना अनिवार्यता है। 100 एकड़ मदर प्लांट। अभी आज भारत में देखा जाए तो किसी भी बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी तक एक भी कंपनी के पास खुद के मदर प्लांट का 1 भी एकड़ खेत नहीं। वो क्या करते हैं? घनश्याम भाई के खेत में अच्छा आया है, घनश्याम भाई की काट उठा के देता हूँ। तो फिर घनश्याम भाई ने क्या क्या पापड़ उनके खेतों में बेले वो फिर 2000 किसान अगले साल पापड़ बेचते हैं क्योंकि उसके वही पापड़ दूसरे के खेत में जाते हैं। ऐसे ही पापड़ घूमते घूमते CMV जैसा जो इन्फेक्शन था वो आया कहाँ से? बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत भर में फैलाया। जहाँ नहीं था अभी वहाँ CMV दिखना चालू हो गया। कहाँ से आया? इन्हीं घूमे हुए पौधों से आया, क्योंकि उनके पास खुद के जो मदर प्लांट होने चाहिए, जो प्योर ट्रीटेड होने चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिन यानी खुद के ओरिजिन DNA के चाहिए, वो नहीं रहे क्योंकि खेती नहीं है। आर्मी के लिए 2 एकड़ भाड़े से लेते हैं सामने वाले, ये फैक्ट है। इसकी वजह से इनकी टिश्यू में भी गड़बड़ है। उसमें से भी अच्छे टिश्यू आप थोड़े से ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयास करिए। चौथी बात है कि वनस्पति यानी केले की उम्र के हिसाब से आपको तो समय नहीं हो रहा है, ठीक है? हाँ, हो सके इतना जल्दी गर्म कर दे। बेसिक चीज ऐसी है कि केले की उम्र के हिसाब से, उसके उम्र के हिसाब से स्वामी जी के मानने तो उम्र के हिसाब से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट चेन को आपको समझना है। चौथा सक्सेस में चौथा मुद्दा क्या है? उम्र के हिसाब से। उम्र के हिसाब से केले में 7 प्रकार की अवस्थाएं आती है। पहली अवस्था आती है जेनेटिकल इंप्रेशन मूवमेंट। जेनेटिकल इंप्रेशन मूवमेंट यानी उसके गोत्र के विकास का समय। जैसे कि आपके खेतों में पौधे लग जाते हैं तो उसके ऊपर चॉकलेट जैसे डब्बे आ जाते हैं, आते कि नहीं आते? ये चॉकलेट के डब्बे ही क्यों आते हैं? कि उसने उसके गोत्र को आपके खेतों के, आपके वातावरण के अनुरूप उस गोत्र को मॉडिफाई किया। क्या किया? मॉडिफाई किया। जैसे आप इधर में थोड़े धीमे कलर के यानी थोड़े नरम गोरे हो और आप कश्मीर चले जाते हो तो आपके नाक का वो सामने वाला हिस्सा भी गोरा होकर लाल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का वेदर जो है उस वेदर से आपका DNA मॉडिफाई होना चालू हो जाता है। और जैसे DNA मॉडिफाई होता है कुछ समय के बाद RNA भी मॉडिफाई होकर आपके शरीर में डेवलपमेंट की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे ही वनस्पति क्या करती है? आपके खेतों में पहले जब पौधा लगता है तो 7 अवस्था से गुजरता है और इस 7 अवस्था को आप अगर समझे और इसी के साथ अगर धीरे धीरे काम करें तो आपको कभी भी आज की इस महंगाई में भी सब खर्चा करके, सब
दवाई और खाद के ऊपर 22,000 के ऊपर मुश्किल से खर्चा होता है, लेकिन आपको अवस्था पता नहीं है। भाव बढ़ गए तो डायरेक्ट बोरी लगा देते हैं दूध को, अब चले गए तो फिर पानी पानी मिलेगा क्योंकि वो फ्री है, बराबर है, फैक्ट है। और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब पानी दिया जाता है तो जमीन से लेता है तो सॉइल स्टोरेज खत्म हो जाता है, और फिर भाव बढ़ जाता है तो आप कितना भी दे दो वो ज़्यादा डेवलप नहीं करता है, फिर सॉइल का भरा हुआ खाली हुआ स्टोरेज को फिर रिफिल करता है। समझ रहे हैं ना? तो इस अवस्था के रूप अगर खर्चा करें, 5 रुपए के भाव को सामने रख के काम करो केले के साथ। कितने रुपए के भाव को लेके? 5 रुपए के भाव, 5 रुपए का भाव होना चाहिए, और मुझे कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 टन केला निकालना है, इसको टारगेट करो। शुगर केन में भी आज वही हालत है, खाद डाले कि नहीं डाले, किसानों को लगता है कि 5,000 के भाव होने चाहिए, शुगर केन को लगता है कि 2700 ऊपर केला शुगर नहीं चाहिए, यानी खांड अपनी चीनी नहीं चाहिए, तो शुगर मिल भी सही में चल सकती है, आराम से चल सकती है। दोनों अपनी अपनी जगह पे बराबर है। क्यों बराबर है? उनके जो प्रॉब्लम्स है वो मैनेजमेंट के लेवल के उनको पता है, फैक्ट्स पता है, उनके सारी चीज़ों को मैनेज करना और आज के इस कंपटीशन में खड़े रहना, इसके लिए 2700 के ऊपर का भाव आज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो सभी को पता है। लेकिन हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमें 4 से 5,000 के बीच में भाव चाहिए। इससे अच्छा कि हम 100 टन कैसे पकाए, 80 टन एवरेज तक कैसे पहुंचाए, उसको टारगेट बनाए, तो कभी हम निचले की तरफ नहीं देखेंगे, निचले की तरफ नहीं जाएंगे, हमारी असंतुष्टि कभी ऊपर नहीं आएगी, हम संतुष्ट लेवल पे आगे बढ़ सकते हैं। तो केले में जैसे 7 अवस्था को मैं एक्सप्लोर करता हूँ जल्दी से। पहली अवस्था से आती है गोत्र विकास। इस गोत्र विकास में पौधा क्या करता है कि पहले जड़ और फिर थर्ड, पहले जड़ और फिर थर्ड, यानी कोई भी सीड हम जमीन में डालते हैं तो पहले उसके जड़े आते हैं फिर उसको थर्ड आता है। ये ऐसा ही क्यों करता है? क्योंकि वो पहले अपने जड़ों से जमीन में जाके आपके जमीन को एनालाइज करता है, ये देखता है कि ये किसान खाते पीते घर का है, कि यही भूखा है तो मुझे क्या देगा, समझ ले? वो देखता है कि आपके खेतों में क्या है, इस 17 एलिमेंट जो है वो है कि नहीं है, जो है तो नाइट्रोजन है तो है, टिक लगाएगा, फास्फोरस है तो है, टिक लगाएगा। ऐसे करते 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 अपने डीएनए में उसको नोटिफाई करता है। और जो नहीं है, अगर उसने देखा कि आपके खेत में फास्फोरस नहीं है तो वो बोलेगा कि फास्फोरस नहीं है, तो क्रॉस कर देगा। और अगर फास्फोरस चाहिए तो फिर अगले समय में वो क्या करेगा, कैल्शियम को रिप्लेस करके फास्फोरस बनाओ ऐसा इंटीग्रेट करेगा। और ऐसी जानकारी को इकट्ठा करके उससे वो क्या करेगा, डीएनए को मॉडिफाई करके अपने शरीर से आरएनए को बना देगा। और ये आरएनए फिर क्या समझेगी, इतना ही सोचेगी कि हमारे भारत गवर्नमेंट ने बोला है कि उसको सामने वाले को ठोको तो गोली मारो, आगे वाला ठोक देगा। ऐसे आरएनए क्या करते हैं कि कैल्शियम पड़ा हुआ भी है, बाद में किसान अपने खेतों में अगर फास्फोरस की गोली भी डाल दे तो भी वो पौधा उठाता नहीं है। क्यों नहीं उठाता? उसको उसके आरएनए में लिखा है कि फास्फोरस इस खेत में नहीं है, मांगना ही नहीं है। तो फिर बाद में वो फास्फोरस की डिमांड पूरे जिंदगी भर नहीं करता है, और फिर ये केला अटक अटक के चलता रहता है। क्यों चलता है? क्योंकि उसको कैल्शियम मिलता है तो फास्फोरस बनता है। आप कैल्शियम नहीं दोगे तो फास्फोरस भी नहीं मिलेगा, तो वो अटकता जाता है। ये फिजियोलॉजी है, ये शरीर शास्त्र है, ये बेस है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसीलिए हम जब पौधे लगाते हैं तो पहले 4 ड्रेंचिंग की आवश्यकता क्यों है? ये 4 ड्रेंचिंग में हम उसको सेंस देते हैं, 1 किलो देते हैं एकड़ के लिए। एनपीके से, माइक्रो न्यूट्रिएंट से, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट 1 किलो देते, 200-300 रुपए का खर्चा करते, 500 रुपए का खर्चा है, और उसको समझाते हैं कि हम भी खाते पीते करके हैं। आपका डीएनए जो है हाइड्रो करो, हायर ग्रोथ के लिए तैयार करो, और फिर वो पौधा लगातार आखिर तक भागता रहेगा। इसीलिए उम्र के हिसाब से अगर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हम करें तो हम केला खेती में, कोई भी खेती में मिनिमम लागत पे हम काम कर सकते हैं। हमारे देश में वही एक सुविधा है कि हम बेसिक एग्रीकल्चर साइंस, टेक्नोलॉजी और उसका फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी सब कुछ बेसिक लेवल पे भी नहीं जाते, और फिर हम अलग अलग टाइप के खर्चे बढ़ाते जाते हैं, और फिर हमारा खर्चा इतने हद तक बढ़ता है कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।
दूसरी अवस्था आती है उसकी ट्यूबरिक डेवलपमेंट अवस्था। फिर बाद में क्या करता है 22 दिन से 47 दिन तक वो जड़ों का विकास करता है, यानी जो लंबे जड़े जाने वाले हैं उसका विकास करता है। तो वहां पे आपको फास्फोरस क्लीन पे रखना है, दूसरे लेवल पे नाइट्रोजन रखना है, तीसरे लेवल पे पोटेशियम रखना है, चौथे लेवल पे कैल्शियम, पांचवें लेवल पे मैग्नीशियम। उसका एक रेशियो होता है, मैंने जो लेवल बोली उसका एक रेशियो है। जो साल भर में आप फर्टिगेशन का टारगेट बना के रखे हो तो 2:1, 1:, आधा 25 ये रेशियो से उसके खाद देने की आवश्यकता होती है। तो उसके कॉम्प्लेक्स बन के प्लांट की ग्रोथ सस्टेन तरह से होती है। उसके बाद ट्यूबरिक डेवलपमेंट आती है 47 से 63 डेज तक, 47 दिन से 63 डेज तक उसका कंद का विकास होता है। अभी यहाँ पे जानकारी दे दूं आपको कि यहाँ ही आपके कितने फिंगर आने हैं यहाँ ही डिसाइड हो जाता है केले के बॉडी के अंदर। यानी गांठ अगर सबसे बड़ी हुई तो अंदर सर्कलें बढ़ जाती है, और जितनी ज्यादा सर्कलें उतनी ज्यादा पत्ते, और जितने ज्यादा पत्ते हर 2 पत्तों पे एक फिंगर आपको मिलती है। सर एक बंच मिलता है, 2 पत्तों पे एक बंच मिलता है। आपको समझ में आ रहा है? अगर आपका पौधा 32 पौधों का है तो आपको 16 बंच मिल सकते हैं, 28 का है तो 14 मिलते हैं, 26 का है तो 13 मिलते हैं, 24 का है तो 12 मिलते हैं। फिर किसान फोन करते हैं, सर इस बार तो 9 ही फिंगर आए, भाई आपके 18, 22 ही पत्ते आए, तो हम क्या करें? क्योंकि जब 35 से 65 दिन का दायरा था तो आपने ध्यान दिया नहीं। तो आप उस समय में गांठ को जितना बड़ा कर सकते हो, तो गांठ यानी उसका स्टोरेज होता है, उसका शरीर होता है, क्योंकि केले के लिए शरीर स्टेप गांठ है, और इस गांठ का विकास अगर इस दिन में हमने किया तो उसके अंदर की सर्कलें, पत्तों की सर्कलें बढ़ती है, और जितनी ज्यादा सर्कलें उतने ज्यादा हैंड्स आपको मिलते हैं, जितने ज्यादा हैंड्स उतने आपको केले ज्यादा मिलते हैं, और उतना आपका प्रोडक्शन भी आगे जाके बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद आती है यंग ग्रोथ स्टेज। यंग ग्रोथ स्टेज यानी पत्तों की डिलीवरी का समय। उस अवस्था में आपको नाइट्रोजन टॉप, फास्फोरस 2 नंबर पे, कैल्शियम 3 नंबर पे, अभी पोटेशियम चला गया, उसके भी नीचे मैग्नीशियम 4 नंबर पे, और पोटेशियम जाता है 5वें नंबर पे। और फिर आती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दरम्यान में फिर फास्फोरस नंबर 1 पे जाता है, पोटेशियम 2 पे आता है, कैल्शियम 3, मैग्नीशियम 4 और नाइट्रोजन 5वें हिस्से पे आता है। और डिलीवरी में फिर फास्फोरस 1 और नाइट्रोजन 2 नंबर पे आता है, और डिलीवरी हो जाती है। और डिलीवरी के बाद फिंगर ग्रोथ के लिए आप फिर हार्मोन जेल में कैल्शियम नंबर 1, जिंक 2 नंबर पे और बोरान 3 नंबर पे देके उसके फिंगर की लेंथ दे सकते हो, और फिर आखिर में पोटेशियम और सल्फेट देके उसकी ग्रोथ यानी साइज ले सकते हो। ऐसी अवस्थाओं से अगर केले की बेसिक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की जाए, और इसी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में पिछले 3 साल से हमने किया है, 1 किलो भी वाटर सोल्यूबल का बिना इस्तेमाल किए हम एक्सपोर्ट की केला पका रहे हैं। 1 किलो आपको लगता है खर्चा छोड़ दो, तो इसके लिए करना क्या है? 10, 26 से लेके DAP से लेके 12, 32, 16 से लेके सब फर्टिलाइजर को आप एसिड वैलेंसी देके उसको भी आप अपने घर में भी सोल्यूबल करके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर बना सकते हैं। तो अपना देश इंडियन गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि आपको सब्सिडाइज फर्टिलाइजर हम दे रहे हैं। कौन से दे रहे हैं? हार्ड फर्टिलाइजर दे रहे हैं। अभी हार्ड फर्टिलाइजर और वाटर सोल्यूबल बनते दोनों एक ही रॉ मटेरियल से है। हार्ड फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्ट में पानी होके वेस्ट ना जाए, और डालते ही एक साथ वेस्ट ना जाए, एक ही पानी में ना घुले, इसीलिए उसके ऊपर हमने क्या किया है, कुछ बॉन्ड दिए हैं, कुछ ऑक्साइड के हैं, कुछ क्लोराइड के है, कुछ सल्फेट के है, उसके ऊपर हमने बॉन्ड डाले, और यही बॉन्ड आपको अगर ब्रेक किए जाए तो वो भी वाटर सोल्यूबल है। तो हमने वही किया। आज हम 10:1 मोलर मास से फॉस्फेरिक एसिड देके सारे पूरे साल पोटेशियम को सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं, और बाकी के सारे फर्टिलाइजर को पूरी तरह से एसिड ट्रीटमेंट के लिए हम सल्फ्यूरिक फॉस्फेरिक एसिड देते हैं, और 100% विदाउट वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हम आज केला, पपैया से सब्जियां तक पका रहे हैं। मैं परसों छत्तीसगढ़ गया था, यहाँ आने से पहले भी शॉर्ट टूर के लिए छत्तीसगढ़ गया था। एक ही दिन किसानों ने मुझे पर्ची काट के विमान की टिकट भी भेजी, तो मैं वहाँ गया था। तो मैंने हमारे ग्रुप को देखा, और देखा कि मैं इतना संतुष्ट था कि 300-350 एकड़ में उन्होंने टमाटर और मिर्ची लगाई, एक किसानों। और वहाँ पे 1 kg भी पूरे पिछले साल में हम कोविड से बीच में जुड़े थे, 1 kg भी वाटर सोल्यूबल इस्तेमाल नहीं किया। वो इतने थैंकफुल थे कि आपके वजह से हमारे इतनी खर्ची नहीं चाहिए, पेस्ट का कंट्रोल हो गया, अपने आप पेस्ट कम हो गया, फंगस कम हो गई, इसका जो सारा श्रेय जाता है वो वाटर सोल्यूबल बंद होने का कारण है।
और इतने संतुष्ट थे। मीटिंग के लिए मैं गया था, एक ही दिन सुबह गया, शाम की फ्लाइट से वापस आया था, तो मैंने देखा कि वो सारे किसान भी विदाउट फर्टिलाइजर अभी सब्जियां भी पका रहे हैं 300 एकड़ में। तो हमें आसानी से केला पकाने में क्या आता है, हम पका सकते हैं, बराबर ज्यादा हो रहा है, अभी समझ में हो रहा है। केला में आखिर में 5वां सक्सेस, जैसे एज के हिसाब से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, 5वीं चीज है कि सही ढंग का आपको अभी बिना भूले जो ग्रुप केयर प्रोग्राम है उसको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 5 साल पहले तक आपके कंपटीशन, गुजरात के कंपटीशन में बनाना के लिए कौन कौन था? एक था थोड़ा बहुत छोटा मोटा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, और उसके बाद थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश। आज अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु भी आ गया है, कर्नाटक भी आ गया है, उत्तर प्रदेश भी आ गया है, मध्य प्रदेश में कितना बड़ा फैलाव हो गया है। तो इतने सारे राज्यों में कंपटीशन केले की जो फसलें हैं वो बड़ी तादाद में अपनी बढ़नी शुरू होगी। तो इस कंपटीशन में आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बचा सकते हैं। 5 रुपए के भाव में 40 टन की केली पके तो हम 2 लाख रुपए कमाए, 1 लाख रुपए खर्चा गए तो 1 लाख 11 महीने में कोई दूसरी फसल आराम से नहीं दे सकती है। इसी कैलकुलेशन से आपको केला बचा सकता है। हमारे दिमाग में है कि 20 रुपए के भाव चाहिए, 18 रुपए के चाहिए, तो ये आपका सपना है। सपना होता है, वो कभी हकीकत में नहीं आता है, वो आएगा भी नहीं और टिकेगा भी नहीं। ये फैक्ट्स है और इसी फैक्ट से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इसी फैक्ट्स में हमें ये समझ में आता है कि फ्रूट केयर प्रोग्राम में 4 मंच पे हमारी क्वालिटी की इंप्रूव करते हैं। साथ ही हमने देखा है कि 3 किलो से 7 किलो पर बंच का वेट बढ़ जाता है। खाली 4 बंच स्प्रे करने से 3 से 7 किलो अगर वेट बढ़े और वो दूर के बाजार तक जाने के लिए तैयार हो तो हमें पूरे साल कुछ करे ना करे इतना तो कर सकते हैं। 4 बंच स्प्रे तो ले सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा बड़ी जादू नहीं है। वो बंच स्प्रे हमें उत्पादन ही बढ़ा दे रहे। 4 से 7 टन केला अगर बढ़े तो पूरे साल का खर्चा ऊपर के ऊपर निकल आए। ये भी करने की अनिवार्यता है। और दूसरा चीज ऐसा है कि जैसे सर ने बताया केमिकल फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसका एक रेशियो है। 1 केजी केमिकल फर्टिलाइजर अगर हमारे खेत में जा रहा है पूरे साल में, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसका पूरा अनाज बनाने के लिए जो खाद आता है उसको बोलते हैं मिनरल्स, और जिसका अनाज बनता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो उसकी एक चेन है, मिनरलाइजेशन टू न्यूट्रलाइजेशन। और ये चेन जमीन में कौन पूरी करता है? देसी खाद और बैक्टीरिया पूरी करते हैं। देसी खाद वनस्पति नहीं खाता है, खाते हैं बैक्टीरिया और फंगस। और खाते खाते उनके शरीर से जो विष्ठा और यूरिन जो बाहर निकलते हैं उससे एसिड बनते हैं, और यही एसिड हमारे केमिकल फर्टिलाइजर के बॉन्ड तोड़ते हैं और उसको केमिकल चिलेशन से मुक्त करते हैं, बॉन्ड मुक्त करते हैं। और नाइट्रोजन का जो NO3 है, N2 है, N2 का 2N है, ये 2N बनाते हैं और प्लांट उसको एडॉप्ट करता है, अपटेक करता है। तो ये चेन कौन पूरी करता है? देसी खाद और बैक्टीरिया करते हैं। अभी देसी खाद लाए कहाँ से? क्योंकि हमारे घर में तो अभी जानवर है नहीं, बाहर की जानवर की संख्या घट गई, दूध दूर से आता है जहाँ हमें पता भी नहीं है, ज्यादा हो रहा है। हमारे अभी बच्चे भी दूर पड़ रहे हैं, उसको भी पता नहीं दूध कहाँ से आता है। समझ बीच में ऑनलाइन इंटरव्यू था तो उसमें एक मजा हुई थी कि बम्बई का बच्चे को पूछा कि यार दूध कौन दे रहा है, तो बोलता है भैया दे रहा है। कि उसने दूध देखा है देते हुए यार भैया को, उसको क्या पता है दूध कहाँ से आता है। तो ये बेसिक हालात है। तो हमें वो जानवर भी इतने कम है कि हम उसकी जो विष्ठा है पर्याप्त खेती में नहीं दे पाते। अभी 1 केजी केमिकल फर्टिलाइजर को अगर पूरा अनाज बनाना है तो 40 केजी गोबर के खाद की आवश्यकता है। तो पूरे साल में 1 एकड़ में कम से कम 1000 किलो तक हम अगर केमिकल खाद का इस्तेमाल करते हैं तो 40 टन ऑर्गेनिक खाद आपको खेती में देना पड़ेगा। है आपके पास किसी के? नहीं, मुश्किल से 5 टन, मुश्किल से, वो भी बागाई फसलों में, मुश्किल से। उसका एक रेशियो है, तो ये बैक्टीरिया बढ़ेंगे, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी और फिर ये रासायनिक खाद का अनाज बनेगा। आज अगर रेशियो देखा जाए तो 100 केजी नाइट्रोजन में से 13.9 लगभग 14 केजी नाइट्रोजन ही खाद फसलें देने वाली, बाकी सब खल्लास। 100 केजी फास्फोरस में से
7.9 यानी 8 kg लगभग फास्फोरस फसल ले रही है और पोटेश में 4.3 यानी लगभग 5% ले पड़ रही है। यानी हम जो 40,000 रुपए का गोबर के जो खादों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं उसमें से 4,000 का काम में आ रहा है, बाकी का सब केमिकल सैचुरेशन में जाता है। जमीन में फसल में जमीन के निचले हिस्से में सैचुरेट हो रहा है। कौन से फॉर्म में सैचुरेट हो रहा है? तो क्लोराइड फॉर्म में सैचुरेट हो रहा है। अब यही क्लोराइड फॉर्म धीरे धीरे जब बढ़ता है उसके क्रिस्टल बनते हैं तो वो चार्ज होते रहते हैं। केमिकल खाद डाला तो उसके ऊपर के वो चार्ज ले लेता है, खुद रिचार्ज होता है और उसको डिस्चार्ज कर देता है। उसको रिचार्ज डिस्चार्ज प्रोसेस बोलते हैं और आपके खाद निष्क्रिय बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको बार बार अभी एक साथ तो 40 टन कहाँ से लाएंगे, नहीं कर पाते। तो इसको एक काम करो कि जैसे जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुए कुछ देश आगे तादाद में हमारे पास बने हुए हैं, वो जो क्या कर रहे हैं कि हर महीने मिनिमम 20-25 रुपए वाला सबसे सस्ता जो सल्फेट है यानी क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी ट्रीटमेंट किया करो। वो सल्फेट क्या करता है, जो गोबर के खाद से बनने वाले जो एसिड थे वही रेडीमेड एसिड ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड फसलों में ड्रिप से छोड़े थे। मेरे ख्याल से साहब के खेतों में एसिड ट्रीटमेंट इन्होंने की थी, इनका एक्सपीरियंस आप पूछ सकते हो। इतने खुश हुए कि उनका यूट्यूब पे वीडियो भी वायरल हो गया। खाली कुछ नहीं, 25 रुपए का सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको आपको हर महीने ठंडी और गर्मी में हर महीने एक बार ड्रिप से अप्लाई करना है। वो क्या करता है, उसकी ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, खाद हम आगे में देते हैं पानी के, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के पहले देना है। कैसे देना है, 5 मिनट 10 मिनट पानी चलाओ, सल्फ्यूरिक एसिड 50 लीटर पानी में 1 kg ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो। हार्मफुल होता है वो, आप हाथों में स्किन पे लग गया तो स्किन जल सकती है। आराम से जरूरत से बूंद 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 पानी में डालो, बॉन्स होता है, धीरे धीरे वो न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल होने के बाद ड्रिप से फिर हाथ डालोगे कुछ नहीं होगा, ड्रिप से छोड़ दो। पानी जमीन से जब गुजरता है तो जो खाद जमीन में ऐसे ही सैचुरेट होकर उसके जो क्लोराइड बने हैं इसके क्लोराइड तोड़ के उसके सल्फेट बनाता है और जैसे सल्फेट बनता है प्लांट को फिर वही अनाज भर के प्लांट को मिल जाते हैं। अब जमीन न्यूट्रल होती है, पीएच नीचे आ जाता है और जमीन भी पोची पोची हो जाती है। क्यों होती है कि जो क्लोराइड है वो चार्जेबल होते हैं, तो एक्यूम से उनके पास वो जमीन के मिट्टी के कणों को अपने पास खींचते हैं और जमीन कड़क होती है। वो फिर टूटते हैं तो एनर्जी लेस होते हैं और सॉफ्ट होती है। तो आपकी इतना 2-3 चीजें करने से भी फसलों में काफी बड़ी चेंजेस बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। मैं अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मान्यवर लोग यहाँ बैठे हैं, काफ़ी बड़ा समय आप सभी के साथ उन्होंने भी लिया है। तो मेरा खेती में आपके कुछ बड़े सवाल होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। हमारे इस एरिया के लिए जो काम करने वाले मिस्टर दादो भैया और जो कड़ंकर जी है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, महाराष्ट्र की राहुल यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे अधिकारी है, 5 साल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केरा खेती में हमने एक्सपोर्ट का पिछले साल अक्षय भाई के साथ मिलकर कुछ गाड़ियों का प्रबंध इधर किया है। अगले साल भी, इस साल भी जुड़ना चाहते थे लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिली। अक्षय भाई जैसे लोग आगे आते हैं, आप भी कोई लोग आगे आते हैं, तो हम यहाँ भी एक्सपोर्ट के लिए कुछ प्लेसमेंट करना चाहते हैं क्योंकि हम पूरे भारत में अभी एक्सपोर्ट में आगे बढ़े हैं। इस साल भी हमने अकेले नंदुरबार एक ही डिस्ट्रिक्ट में 781 कंटेनर का टारगेट पूरा कर लिया है। अक्षय जी को पता है 22 टीमें हमारी अभी काम कर रही थी। एक 10-12 दिन पहले हमारा आखिरी काम हो जाने का खत्म हो चुका है। तो हम आपको भी विनती करते हैं कि आप भी थोड़े निकल के बाहर आइए। भले 2% तक एक्सपोर्ट हो तो सभी एरिया का जो भाव है वो ऊपर चला जाता है, सभी 98% किसानों को उसका फायदा होता है। तो काफी समय में से समय निकाल के आप सब किसान भाई इधर आए, काफी जो महत्वपूर्ण समय की काम का समय आपने हमारे इस चर्चा सत्र में व्यतीत किया है, इसके लिए हम आज पूर्ण परिवार के आप ओर से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही जो मान्यवर भी यहाँ प्रस्तुत हुए वो उनका भी मैं पूर्ण परिवार के ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और किसी का कोई सवाल है तो 5 मिनट भेजते और ये खत्म किया समय जाएगा। धन्यवाद। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।